ये 13 सितंबर के शिफ्ट 1 में यानी सुबह वाले शिफ्ट में पूछा गया था, ठीक है। और इससे पहले वाले लेक्चर्स में 12 सितंबर का टोटल अभी तक पढ़ाया है, इसमें 13 सितंबर का स्टार्ट करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ग्वालियर फोर्ट, ठीक है। ग्वालियर फोर्ट के बारे में कुछ कुछ स्टेटमेंट दिया गया है, इसको हम लोग को पढ़ना है और पता करना है कि ये स्टेटमेंट्स सही है या सही है कि नहीं, ये हम लोग को देखना है, ठीक है। सही है तो हम लोग को सही टिक लगाना है। इट इज स्प्रेड ओवर ए हिल टॉप मोर देन 2 किलोमीटर इन लेंथ। क्या बोल रहा है, ये ऊंचाई पे है, ठीक है। मान लीजिए ये आपका जमीन है, जमीन से ये ऊंचाई पर है, ठीक है। और ये ऊंचाई पर होने के बावजूद क्या है कि ये 2 किलोमीटर लंबा है, ठीक है। लेंथ इसका जो है सो 2 किलोमीटर लंबाई है, ये बोल रहा है, ठीक है। मतलब 2 किलोमीटर में ये फैला हुआ है। इट्स सदर्न पाथ फीचर्स इंट्रिकेटली कार्व्ड रॉक कट टेम्पल्स ऑफ जैन तीर्थंकर्स। बोल रहा है इसका जो सदर्न पार्ट है, ठीक है, इसका जो सदर्न पार्ट है वहाँ पे क्या है, वहाँ पे जो है सो कार्व किया हुआ है रॉक कट टेम्पल्स, यानी वहाँ मंदिर बना हुआ है ऑफ जैन तीर्थंकर्स का, ठीक है। फिर आता है तीसरा, द चतुर्भुज मंदिर विद इन द फोर्ट, ठीक है, इज एन एग्जाम्पल ऑफ वैष्णवाइट श्राइन। तो बोल रहा है कि ये चतुर्भुज मंदिर जो है इस फोर्ट में, ठीक है, ये बड़ा सा जो फोर्ट है, इसमें जो चतुर्भुज मंदिर है जो, वो एक एग्जाम्पल है वैष्णवाइट श्राइन का। वैष्णवाइट श्राइन कहने का मतलब क्या है कि विष्णु भगवान को रिप्रेजेंट करा, यानी विष्णु भगवान का मूर्ति है, विष्णु भगवान का जो भी मॉन्यूमेंट्स वगैरह है सब विष्णु भगवान का है, उससे रिलेटेड है बेसिकली, ठीक है। तो ये बोल रहा है तीसरा पॉइंट। अब हम लोग को बताना है कि इनमें से कौन कौन सा सही है। सबसे पहला ऑप्शन में चलते हैं, तो ये जो सबसे पहला ऑप्शन है ये बिल्कुल ट्रू है। ट्रू है एग्जैक्टली इसलिए क्योंकि ये जो है ये लगभग 2.4 किलोमीटर चौड़ा है। हालांकि यहाँ 2 ही किलोमीटर लिखा हुआ है, लेकिन इससे थोड़ा सा ज़्यादा है, ऊपर नीचे कभी कभार लिखा हुआ रहता है, ठीक है। तो 2.4 किलोमीटर ये लंबाई है इसका, और जो चौड़ाई है वो लगभग 200 मीटर से लेकर के, ठीक है, लगभग 800 मीटर तक है इसका चौड़ाई, विड्थ, और लेंथ है 2.4 किलोमीटर, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट में आ जाते हैं, तो देखो वहाँ पे दो मेन ग्रुप्स का ये है, ठीक है, टेम्पल्स वगैरह है, जिसमें सबसे पहला जो है वो है सिद्धाचल केव्स, ठीक है, और दूसरा है गोपाचल रॉक कट मॉन्यूमेंट्स, ठीक है, सदर्न साइड में है, ठीक है। और दूसरा है कि यहाँ पर लगभग 24 तीर्थंकर्स का, ठीक है, 24 तीर्थंकर्स का आइडियल है, मतलब कि मूर्ति है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक बहुत बड़ा आइडल है, यानी कि बहुत बड़ा मूर्ति है, जिसका कि लगभग 47 फुट, ठीक है, 47 फुट का एक आइडियल है, ठीक है, आइडल है बेसिकली, जिसको क्या नाम दिया गया है, किसका आइडल है बेसिकली, ये अदी नथा का आइडल है, ठीक है, अदी नथा का। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। और जो तीसरा स्टेटमेंट था हमारा चतुर्भुज मंदिर, जो कि माने विष्णु जी का है, तो वो भी है यहाँ पे, ठीक है। तो तीसरा स्टेटमेंट भी हम लोग का सही था। तो 9th सेंचुरी के अराउंड लगभग यहाँ पे एक हिंदू टेम्पल बनाया गया था, जो कि लॉर्ड विष्णु का था। वैष्णवाइट जो लिखा हुआ है ना, वो असल में विष्णु को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो वो लॉर्ड विष्णु का है। चतुर्भुज का मतलब क्या होता है, चतुर्भुज का मतलब है, ठीक है, चतुर्भुज का मतलब है
फोर आर्म्ड मतलब 4 हाथों वाला, है ना? 4 हाथ आप लोग देखे होंगे कार्टून वगैरह में देखे होंगे या ऐसे आप लोग फ़ोटोज़ में भी देखे होंगे, ठीक है? 4 आर्म वाला, तो ये हो गया 4 आर्म, ठीक है? तो तीसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है। अब हम लोग चलते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा 1, 2 एंड 3 यानी ऑप्शन डी हम लोग का करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल सही। इन भक्ति ट्रेडिशन विच टू ब्रॉड टाइप्स ऑफ वर्शिप्स आर मेंशन्ड, ठीक है? ये जो भक्ति ट्रेडिशन है, ठीक है? इसमें किस 2 तरीके का पूजा पाठ मेंशन किया हुआ है यानी लिखा हुआ है, ठीक है? या बताया गया है इसमें, किस 2 टाइप का पूजा पाठ बताया गया है? सबसे पहला है वैदिक एंड नॉन वैदिक, दूसरा है सगुना एंड निर्गुणा, तीसरा है ऑर्थोडॉक्स एंड रिफॉर्मिस्ट और चौथा है शैवा एंड वैष्णवा। तो शैवा शैवा और वैष्णवा जो है, ये हो जाता है रिलेटेड टू आपका शिवा एंड वैष्णवा रिलेटेड टू हो जाता है आपका अ, विष्णु, ठीक है? विष्णु से रिलेटेड हो जाता है, ठीक है? तो ये आपका आंसर नहीं होगा। सी है ऑर्थोडॉक्स एंड रिफॉर्मिस्ट। ऑर्थोडॉक्स का मतलब वो ये होता है, जो जनरली जो पुराने ज़माने का सोचता है वो, ठीक है? और रिफॉर्मिस्ट वो हो जाता है, जो कि बेसिकली कुछ रिफॉर्म करना चाहता है। तो अगेन ये भी नहीं होगा, ठीक है? ए वैदिक एंड नॉन वैदिक हो गया आपका। वो चीज़ें जो कि आपके बेसिकली स्क्रिप्चर्स जो वैदिक स्क्रिप्चर्स है, ठीक है? तो उस चीज़ में जो वैदिक टेक्स्ट में जो लिखा हुआ रहता है वो आ जाता है इसके अंडर, ठीक है? तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर सगुना एंड निर्गुणा। सगुना एंड निर्गुणा को थोड़ा-सा हम बताते हैं कि क्या-क्या होता है। तो सगुना का मतलब हो जाता है वर्शिप विथ एट्रिब्यूट्स, ठीक है? वर्शिप विथ एट्रिब्यूट्स, क्या है इसका मतलब? बेसिकली इसका मतलब ये है, ठीक है, कि किसी भी चीज़ को अगर हम पूज रहे हैं, तो हम लोग उसको कुछ-कुछ कैरेक्टर्स दे देंगे। जैसे कि अगर वो हम लोग जैसे नॉर्मल इंसान अगर भगवानों को पूज रहा है, ठीक है? गॉड को पूज रहा है, तो उसमें मानेगा कि हाँ भाई इसका एक स्पेसिफिक फॉर्म होगा, यानी कि इसका कुछ लाइक बॉडी का कुछ स्ट्रक्चर वगैरह होगा, ठीक है? ऐसे-ऐसे करके जो भी जिस भी भगवान को पूजता है, चाहे वो कोई भी भगवान हो, ठीक है? तो उसका कि कुछ-कुछ उसका माने कैरेक्टर्स रहेगा, ठीक है? एक स्पेसिफिक फॉर्म रहेगा उसका, ऐसा नहीं कि वो फॉर्मलेस रहेगा, ठीक है? फॉर्मलेस वाला निर्गुणा में काउंट होता है, अभी हम आएँगे उसपे। तो एक उसका स्पेसिफिक फॉर्म रहेगा, उसका कुछ-कुछ क्वालिटीज़ रहेगा, यानी कि इसके पास कुछ-कुछ पावर्स रहेगा, जैसे कि वो गायब हो सकते हैं या इधर से उधर एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं बिना टाइम गँवाए, टाइम में आगे-पीछे कर सकते हैं, इनके पास बहुत ज़्यादा ताकत है, ये है, दिस है, दैट है। एंड जो गुनाज़ है, कुछ-कुछ मतलब गुण भी होते हैं इसके अंदर, ठीक है? ये बेसिकली किस पे फ़ोकस करता है, ये जो है सगुना, वो सगुना किस चीज़ पे बेसिकली फ़ोकस करता है? वो फ़ोकस करता है डायटीज़ पे, ठीक है? डायटीज़ या दीटीज़ जो भी बोलिए आप। यानी कि एक टाइप का अवतार होता है, ठीक है? आइडियल वर्शिप यानी मूर्ति पूजा, ठीक है? और इसमें कौन-कौन संत थे बहुत बड़े-बड़े जिन्होंने बताया था कि हाँ, इस टाइप का मतलब पूजा टाइप का होता है, इस टाइप का सगुना टाइप का एट्रिब्यूट्स होता है। तो इसमें थे आपका तुलसीदास, बहुत फ़ेमस और आपके थे फिर जो कि रामा भक्ति को रिप्रेज़ेंट करते थे तुलसीदास, रामा भक्ति, ठीक है? फिर आ जाता है आपका सूरदास एंड मीराबाई। ये आप लोग पहले बचपन में जीके में ज़रूर पढ़े होंगे ये सब का नाम, मीराबाई वगैरह है ना, सूरदास। ये लोग फ़ेमस थे फॉर कृष्णा
भक्ति। ठीक है, एक और है चैतन्य महाप्रभु, अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। दूसरा था आपका निर्गुणा भक्ति। ठीक है, तो निर्गुणा भक्ति क्या हो जाएगा? निर्गुणा भक्ति हो जाएगा वर्शिप विदाउट एट्रीब्यूट्स। ठीक है, यानी ये जो भगवान की पूजा करता है, जिसकी भी पूजा करते हैं, उनका कोई मतलब वो उनका कोई आकार नहीं है, ठीक है, निराकार है, इस टाइप वाला चीज़ अभी हम थोड़ा-सा बता रहे हैं, फॉर्मलेस टाइप में। जैसे वहाँ पे क्या था, वहाँ पे एक फॉर्म लिया हुआ था भगवान का फॉर्म दिया हुआ था, ठीक है? वो लोग उस भगवान की पूजा करते जिसका कोई फॉर्म हो, लेकिन यहाँ पे फॉर्मलेस है, यानी कि इसका कोई फॉर्म है ही नहीं। दूसरा है ओमनी प्रेजेंट टाइप। ओमनी प्रेजेंट क्या हो गया? यानी कि वो हर जगह प्रेजेंट है, हर जगह प्रेजेंट है, ठीक है? और ह्यूमन एट्रीब्यूट्स के बाहर है, ठीक है? इसका की फीचर्स क्या था? इसमें ये रिजेक्ट आइडल वर्शिप, ठीक है? यानी कि ये मूर्ति पूजा नहीं करते थे, बोलते थे नहीं मूर्ति पूजा नहीं करेंगे। ये जिस भक्ति को कंसीडर करते थे उसकी बात कर रहा हूँ, निर्गुणा भक्ति वालों की, ठीक है? ये जो है सो रिजेक्ट करते थे आपका आइडल वर्शिप, रिचुअल्स और कास्ट सिस्टम को, और दूसरा ये कि ये मेडिटेशन पे बिलीव करते थे, ठीक है, इंटरनल मेडिटेशन पे। अच्छा, इसमें कौन कौन से वो फेमस एग्जाम्पल्स हैं, संत हैं जो, तो सबसे पहला संत है कबीर, आप लोग सुने ही होंगे, है ना? फिर आता है आपका गुरु नानक देव, दादू दयाल, ठीक है। इसमें कोर बिलीफ क्या था? यही था कि यह भगवान जो है सो एक मूर्ति के अंदर नहीं रहता है, भगवान हर जगह प्रेजेंट रहता है, ठीक है। कोई एक उसका सिंगल अपना एक फिजिकल फॉर्म नहीं है। तो ये इन लोगों का कहना था, ठीक है, किन लोगों का? निर्गुणा भक्ति करने वालों का। तो ये दो टाइप का भक्ति होता है, ठीक है। तो सगुना एंड निर्गुणा याद रखिएगा। Why can hockey players use only flat left-handed side of the stick? बोल रहा है कि ये जो हॉकी प्लेयर्स है, ये सिर्फ ये जो स्टिक है, जैसे मान लीजिए ये स्टिक है, ठीक है, हॉकी प्लेयर्स का, तो ये बोल रहा है कि ये लोग सिर्फ लेफ्ट साइड को क्यों यूज करते हैं, राइट साइड को क्यों नहीं यूज करते, ठीक है? इसमें दो साइड रहता है, ठीक है। अगर हम लोग 2D पिक्चर बनाए एक ऐसा करके, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि एक आपका ये वाला साइड हो गया लेफ्ट साइड, और एक आपका उधर से अगर देखिएगा, ठीक है, तो वो एक राइट साइड होगा। मतलब ये वाला हम लाइन नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। उधर से जो राइट साइड हो जाता है और एक इधर से एक लेफ्ट साइड, आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, दो साइड इसमें होता है। तो ये जो लेफ्ट साइड रहता है ना, ये वाला साइड, तो ये क्या रहता है कि ये पूरा जो है सो फ्लैट रहता है। तो बेसिकली यही बोल रहा है कि ये वाला जो साइड है, ये फ्लैट साइड को ही क्यों यूज करता है ये लोग, और राइट साइड थोड़ा सा अ, अच्छा अभी नहीं बताएँगे राइट साइड कैसा रहता है, ठीक है। बेसिकली बोल रहा है कि ये जो लेफ्ट साइड है, वो यही वाला इस साइड ही क्यों यूज़ करता है, वो दूसरा साइड क्यों नहीं यूज़ करता है, ठीक है। तो सबसे पहला जो आपका इसमें दिया हुआ है ऑप्शन ए, बेटर कंट्रोल एंड रिड्यूस इंजरी रिस्क, यानी कि सही से कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। और दूसरा ये कि इंजरी रिस्क को कम करने के लिए, यानी कि भाई हादसा ना हो जाए, जैसे कि मतलब किसी को ऐसा नहीं हो कि वो बॉल मारे चोट लग जाए, तो ये सब चीज़ ना हो, ठीक है, चोट वगैरह कम लगे। क्या इस वजह से सिर्फ लेफ्ट साइड ही यूज़ करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ही? दूसरा है प्रिवेंट्स अनफेयर लेफ्ट हैंडेड एडवांटेज। वो लोग
इसलिए लेफ्ट हैंड वाला यूज़ करते हैं क्योंकि एक उन लोगों को अनफ़ेयर एडवांटेज मिल जाता है। यानी कि मतलब प्रिवेंट करते हैं कि भाई लेफ्ट साइड वाला यूज़ ना करें, इसलिए ताकि मतलब एक एडवांटेज ना मिल जाए कि राइट साइड से अगर मार रहे हैं तो ज़ोर से बॉल मार लग गया या ज़ोर से बॉल उससे जो है सो लग जाता है उस साइड से या कुछ इस टाइप का तो नहीं है ना, ठीक है? दूसरा ये है, तीसरा है प्रिवेंट अनइवन बाउंस इंश्योर्स यूनिफॉर्म रिबाउंड, मतलब कि ऐसा ना हो कि राइट साइड वाला अगर यूज़ करे तो ये रैंडमली जो है सो जैसे ये है तो अगर राइट साइड वाला यूज़ करके मारा तो वो अनइवन बाउंस हो जाए, यानी कभी ज़्यादा कभी कम ऐसे करके बाउंस हो जाए या कभी मारे तो बहुत ज़ोर से दे दे, ठीक है? तो इस टाइप का चीज़ अनइवन तो नहीं हो जाएगा ना कि मार कुछ रहा है, खिलाड़ी समझ रहा है यहाँ पे जो दूसरा प्लेयर है वो समझ रहा है कि अच्छा धीरे से मारा है तो धीरे से आएगा, लेकिन क्या हुआ कि ज़ोर से चला गया या फिर हिट कर गया इसको ऐसे करके। चौथा है मैंडेट राइट हैंड प्ले फॉर ट्रेनिंग इज, यानी कि राइट हैंड प्ले जो है सो ट्रेनिंग के दौरान इजी हो इसके वजह से यूज नहीं करता है। अच्छा मतलब राइट हैंड यूज करते हैं, ये है फोर्थ में। चलिए अब देखते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सही आंसर होगा, बेटर कंट्रोल एंड रिड्यूस इंजरीज। तो देखिए इसका जो लेफ्ट साइड है ना वो तो फ्लैट रहता है, लेकिन इसका जो राइट साइड है वो थोड़ा सा ऐसे राउंड टाइप में रहता है। ऐसे अगर हम सीधा सीधे ऐसे स्टिक का इमेज बनाए ना, ये मान लीजिए स्टिक है, ठीक है, ये स्टिक है, तो ये जो स्टिक है ना तो इधर थोड़ा सा ऐसे राउंड रहता है, ठीक है, राइट साइड में। तो राइट साइड में जो राउंड रहता है ना, राइट साइड में जो ऐसे राउंड रहता है ना, मतलब राउंड ऐसे नहीं, कैसे हम बताएं इसको, ऐसे करके वो जो राउंड रहता है, ठीक है, पूरा स्टिक ही ऊपर से नीचे तक ऐसे करके राउंड रहता है। इसको स्ट्रक्चर भूल जाइए, यही वाला स्ट्रक्चर याद रखिए। तो जैसे राउंड रहता है तो राउंड की वजह से क्या होता है कि अगर मान लीजिए राउंड साइड से अगर मार दिया यानी राइट साइड से मार दिया तो बॉल अनइवन हो जाता है, ठीक है। यानी ये खिलाड़ी समझेगा कि आ रहा है इधर लेकिन ये चला जाएगा इधर, या फिर हो सकता है इसके चेहरे पे हिट कर जाए, किधर भी रैंडमली हिट कर जाए। इसीलिए ये लोग राइट साइड का यूज़ करके किसी को हिट ना कर दे या गलती से हिट ना हो जाए, क्योंकि उसमें पता नहीं चलता है कि बॉल किधर जाएगा फिर, ठीक है, अगर राइट साइड से हिट कर देता है तो। तो इसीलिए इंजरी रिस्क को रिड्यूस करने के लिए और बेटर कंट्रोल भी होता है, क्योंकि उसमें अंदाज़ा रहता है कि हाँ, ऐसे-ऐसे आएगा, ठीक है? और उससे सही से लेफ्ट साइड से कंट्रोल भी ठीक से रहता है। इसकी वजह से आपका ये वाला ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए। दूसरा जो लिखा है प्रिवेंट अनफेयर लेफ्ट हैंडेड एडवांटेज, यानी लेफ्ट हैंडेड एडवांटेज को प्रिवेंट करता है, रोकता है। तो ऐसा नहीं है, ठीक है, लेफ्ट हैंडेड एडवांटेज को रोकता है, क्योंकि लेफ्ट हैंडेड एडवांटेज को नहीं रोक सकता, क्योंकि मेन इसका काम यही रहता है कि इंजरी रिस्क को रिड्यूस करना। तो ये तो नहीं होगा। दूसरा है प्रिवेंट अनइवन बाउंस इंश्योर्स यूनिफॉर्म रिबाउंड, ठीक है। तो ये एक हद तक ठीक है, सही है, लेकिन हम लोग को वो वाला चाहिए जो सबसे ज़्यादा एप्रोप्रिएट आंसर हो, सबसे बढ़िया आंसर हो, तो हम लोग का ऑप्शन ए ही होगा। हालाँकि ऑप्शन सी भी ठीक बोल रहा है, गलत बोल नहीं रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग का ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा, ठीक है। ऑप्शन डी में बोल रहा है कि प्रिवेंट राइट हैंड प्ले फॉर ट्रेनिंग इज, ये तो बिल्कुल गलत है। राइट हैंड फाइन हैंड प्ले कुछ नहीं यूज़ होता है। भाई कोई भी रहे, लेफ्टी रहे चाहे राइटी रहे, उसको लेफ्ट लेफ्ट वाला ही यूज़ करना पड़ता है और यही सीखना पड़ता है। और अगर मान लीजिए कि कोई अगर राइट साइड से मार देता है तो उसको एक फ़ॉल हो जाता है जिसको बोलते हैं बैक स्टिक, ठीक है, बैक स्टिक फ़ॉल। अगर राइट साइड से टच हो गया तो राउंड मतलब राउंडेड साइड से बेसिकली, ठीक है। उसके बाद फिर ये फॉल के हिसाब से फिर आप लोगों को पेनल्टी मिलेगा कि कहाँ से किसको फ्री हिट मिलेगा या किसको मारने का मिलेगा, वो बाद में मिलेगा। व्हाट चेंज डिड द रेगुलेटिंग एक्ट
ब्रिंग टू द पोस्ट ऑफ गवर्नर ऑफ बंगाल। बोल रहा है कि ये जो रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया है, ठीक है, ये अभी टाइम इसमें नहीं लिखा हुआ है, तुम लोग को इससे पता करना होगा टाइम का, ठीक है। तो बोल रहा है ये कि गवर्नर ऑफ बंगाल का जो पोस्ट था उसमें चेंज लाया गया किस एक्ट के द्वारा, बेसिकली ये पूछ रहा है, ठीक है, व्हाट चेंज। तो इससे अंदाजा हम लोग को पता चल जाता है कि गवर्नर ऑफ बंगाल के टाइम का पीरियड उस टाइम के अराउंड का पूछ रहा है। तो सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं, ही वाज रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट डायरेक्टली टू द ब्रिटिश क्राउन, यानी कि वो डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन को रिपोर्ट करेगा, यानी वो जो गवर्नर ऑफ बंगाल है तो वो इस एक्ट के द्वारा क्या वो डायरेक्ट ब्रिटिश को क्राउन को जो है सो रिपोर्ट करेगा। दूसरा देखते हैं, ही वॉज रिड्यूस टू ए सेरिमोनियल पोजीशन, ठीक है, यानी कि उसका जो भी पोजीशन था यानी गवर्नर ऑफ बंगाल से उसको नीचे धकेल दिया गया था दूसरे किसी पोस्ट पे। हिज रोल वाज एलिवेटेड टू गवर्नर जनरल विद ए काउंसिल ऑफ 4 मेंबर्स, यानी ये बोल रहा है कि ये जो गवर्नर ऑफ बंगाल का जो पोस्ट था, ठीक है, उसको गवर्नर जनरल बना दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है, विथ 4 मेंबर्स के साथ, और उसको 4 मेंबर दिया गया ताकि वो अपना डिसीजन सही से ले सके। ऑप्शन सी में ये बोल रहा है। ऑप्शन डी, ही वाज ट्रांसफर्ड टू द मद्रास प्रेसिडेंसी, यानी कि उसको बंगाल से उठा करके मद्रास प्रेसिडेंसी मतलब मद्रास भेज दिया गया था ताकि वहाँ पे वो काम कर सके, बेसिकली ट्रांसफर कर दिया गया था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। ये वैसे काफ़ी इजी है और ये ऑलरेडी बहुत बार करवा चुके हैं अभी तक, तो सी होगा इसका आंसर। तो ए क्यों नहीं होगा, ही वॉज रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट डायरेक्टली टू द ब्रिटिश क्राउन, असल में ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनने के बाद भी ये जो है सो ईस्ट इंडिया कंपनी को ही अपना जो है सो डायरेक्ट मैसेज देता था, फिर यहाँ से जो है सो ब्रिटिश क्राउन को मैसेज जाता था, ठीक है। तो ये हो गया सबसे पहला पॉइंट, इसीलिए ये गलत है। दूसरा, ही वाज रिड्यूस, ये तो रिड्यूस तो हुआ ही नहीं था, तो इसका तो पोस्ट तो बढ़ाया था और ये मद्रास प्रेसिडेंसी में ट्रांसफर नहीं किया गया था, ठीक है। तो इसका पोस्ट बना दिया गया था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, जिसमें कि 4 मेंबर्स थे, और जो सबसे पहला फर्स्ट फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ जो बंगाल थे वो थे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है, एच है ये हेस्टिंग्स, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, ये सबसे फर्स्ट पर्सन थे जो कि ये अभी एकदम नया नया जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का पोस्ट आया था उसमें ये सबसे फर्स्ट वाले थे, ठीक है। और इनको 4 एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर्स दिए गए थे, 4 मेंबर्स बेसिकली, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था कि क्रोन एक्ट जो लाया गया था जिसमें कि ये डायरेक्टली जो ब्रिटिश रूल से ब्रिटिश क्राउन के अंदर मैसेज पहुंचाता था, वो रिवोल्ट ऑफ 1857 में के बाद ये लाया गया था, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में, ठीक है, रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद। उसके बाद दूसरा ये कि ये जो ये एक्ट लाया गया था रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है, तो इस दौरान क्या हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट भी बनाया गया था, सुप्रीम कोर्ट कैलकाता में। आप लोगों को पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट पहले कैलकाता में था, फिर बाद में उसको शिफ्ट करके और दिल्ली कर दिया गया था, ठीक है। ये कब था, 1774, ठीक है। इसमें चीफ जस्टिस थे एक सर एलिजा इम्पी और 3 अदर जजेस थे, ठीक है, यानी टोटल 4 जज थे इसमें, एक चीफ जस्टिस थे और 3 दूसरे जज थे, ठीक है। और सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट यहीं पे बनाया गया था कैलकाटा में, उसके बाद फिर उसको दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया। फिल इन द ब्लैंक्स। At the 1960 Rome Olympics, Milkha Singh set an Indian record by finishing fourth in the men's 400 meters
with a timing of dash, a record that stood until 1984। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि 1960 में जो रोम में ओलंपिक्स हुआ था, ठीक है, 1960 में, तो जो मिल्खा सिंह जी थे, ठीक है, इन्होंने एक इंडियन रिकॉर्ड बनाया था वहाँ पे, और ये चौथे नंबर पर फिनिश किए थे। आप लोग देखिएगा यूट्यूब में इनका रेस वो पड़ा हुआ है 400 मीटर वाला, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि वहाँ पे कितने टाइम में इन्होंने उस फिनिश किया था रेस को, ठीक है, जो रिकॉर्ड 1984 तक लगभग मेंटेन रहा था, ठीक है। फिर 1984 में इसके इनके रिकॉर्ड को तोड़ा गया था। तो यही यहाँ पे बताना है कि वो कितना टाइम लगा था। तो ऑप्शन ए है 43.2 सेकेंड, ऑप्शन बी 46.2 सेकेंड, ऑप्शन सी 44.8 सेकेंड एंड ऑप्शन डी 45.6 सेकेंड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज 45.6 सेकेंड, ठीक है। वो जो बोर्ड लगा हुआ होता है ना, उस पे यही टाइमिंग शो कर रहा था 45.6 सेकेंड, इसीलिए हम लोग इसी टाइमिंग को लेते हैं। हालांकि एक और टाइमिंग भी था, बट अब उसको मेंशन करना सही नहीं होगा, यही ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि दो टाइम को मेंशन कर देंगे तो कंफ्यूज हो जाएगा, है ना। और हम लोग हमेशा वो लेकर के चलेंगे जो एक्चुअल में था भी। तो ये 4th प्लेस पे इन्होंने फिनिश किया था, ठीक है। और एक फ़ोटो फिनिश था, यानी फिनिश करते वक़्त एक फ़ोटो लिया गया था, तो ये था। एंड ये इंडियन नेशनल रिकॉर्ड था, लगभग, वैसे तो यहाँ बोला है 1984 तक, लेकिन एक्चुअल में एक जो रेसर थे परमजीत सिंह, ठीक है, परमजीत सिंह, तो इन्होंने ही इनका रिकॉर्ड तोड़ा था, ठीक है, मिल्खा सिंह का रिकॉर्ड तोड़ा था 1998 में, ठीक है। तो 1998 में बोला गया, अब एक्चुअली में 1998 है कि 1980, यहाँ पे तो 1984 पूछा है, मतलब पुराने बुक्स के हिसाब से, बट अभी 1998 है। 1984 ही हम लोग को मान करके चलना है, ये नहीं मानना है, ठीक है, कि जो इसमें दिया हुआ है वही हम लोग को मानना है, ना कि कुछ और। अभी के टाइम पे जो सबसे बढ़िया जो रिकॉर्ड है, वर्ल्ड रिकॉर्ड है, वो है वेड वैन, क्या हो गया है, हाँ, वेड वैन नेकर, ठीक है। इनका रिकॉर्ड है लगभग 43.03 सेकेंड्स का, ठीक है। इतने टाइम का रिकॉर्ड है इनका अभी, ठीक है, अभी लेटेस्ट टाइम पे। और ठीक है, बस यही है। एंड हाँ, इसमें और ज़्यादा कुछ है नहीं, बस यही है, परमजीत सिंह ने इनका रिकॉर्ड तोड़ा था 1998 में, लेकिन एक्चुअल में तो 1998 है, बट यहाँ पे पता नहीं क्यों 1984 दिया हुआ है। Which of the following statement correctly reflects India's recent 2024 economic diplomacy and domestic investment facilitations reforms? पूछा कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है, ठीक है, जो कि सही से रिफ्लेक्ट कर रहा है इंडिया का जो अभी जो 2024 में इकोनॉमिक डिप्लोमेसी हुआ था, ठीक है, एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन हुआ था। यानी कि अभी हाल फिलहाल में ही जो भी जैसे गवर्नमेंट चाहती थी कि दूसरे प्राइवेट कंपनीज क्या करें, अपने देश में आकर के इन्वेस्ट करें पैसा, ठीक है। तो उससे रिलेटेड कुछ-कुछ रूल्स और रेगुलेशन बनाया गया था। तो वो यही पूछा जा रहा है कि वो जो रिफॉर्म्स किया गया था, वो जो चेंजेस किया गया था, तो वो 2024 के हिसाब से कौन-कौन सा करेक्टली मैच कर रहा है उससे। सबसे पहला जो स्टेटमेंट है वो है, द India-Uzbekistan BIT allows unconditional access to international arbitrations without exhausting local remedies, ठीक है। यानी कि
क्या हो रहा है कि इंडिया उज्बेकिस्तान जो BIT हुआ था, आप लोगों को पता होगा BIT के बारे में, वैसे हम पहले ही बताए थे। इसका फुल फॉर्म होता है बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी, ठीक है, BIT, बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी। तो ये जो होता है, ये इसमें ये बोला जा रहा है पहले वाले स्टेटमेंट में कि ये अनकंडीशनली एक्सेस दे देता है इंटरनेशनल आर्बिट्रेशंस को, ठीक है। अनकंडीशनल एक्सेस मतलब कि कोई कंडीशन, बिना किसी कोई कंडीशन लगाए हुए, ठीक है, आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो। तो बेसिकली ये बोल रहा है पहला पॉइंट में, ठीक है। दूसरा में बोल रहा है द नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर रेडीनेस इंडेक्स NIRI solely ranks smart cities and excludes private investment indicators। बोल रहा है कि जो NIRI है, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर रेडीनेस इंडेक्स, ये क्या करता है, ये सिर्फ स्मार्ट सिटीज को ही रैंक करता है, यानी स्मार्ट सिटीज को रैंक करता है ताकि वो जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है सब इसी में आकर के इन्वेस्ट करे, ठीक है। ये बोल रहा है दूसरा पॉइंट। तो सबसे पहले पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। तो इसमें क्या है कि इसमें ये गलत स्टेटमेंट है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ बोल दिया है अनकंडीशनल एक्सेस। अनकंडीशनल एक्सेस नहीं देता है, कंडीशंस लगा करके एक्सेस देता है, ठीक है। जिसमें से एक जो सबसे प्राइमरी कंडीशन है कि अगर मान लीजिए किसी भी तरीके का प्राइवेट कंपनी को अगर दिक्कत होता है हमारे देश में इन्वेस्ट करने के बाद, ठीक है, तो फिर उसको पहले हम लोग के देश के कोर्ट में ही उसको 5 साल तक वहाँ पे केस ठोक सकता है और वहाँ पे बातचीत कर सकता है, ठीक है। हम लोग के देश के अंदर वाले कोर्ट में बातचीत करना होगा। फिर 5 साल के बाद आप फिर इंटरनेशनल कोर्ट में जा सकते हो और वहाँ फिर हम लोग के अगेंस्ट में केस ठोक सकते हो और फिर मतलब हिंदुस्तान के केस में, बेसिकली हिंदुस्तान के अगेंस्ट में केस ठोक सकते हो, फिर ये कर सकते हो। लेकिन 5 साल तक आपको मेरे ही देश में रहना पड़ेगा, यहीं पर आपको यहीं के जजेस यहीं के कोर्ट्स में आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बोला गया, ये असल में लाया गया था इसलिए क्योंकि ऑलरेडी ऐसा चीज़ हो चुका है, जबकि हम लोग के ऊपर केस ठोक दिया गया है इंटरनेशनल कोर्ट में, इसकी वजह से इसको लाया गया है। तो अनकंडीशनल नहीं था, कंडीशंस लगा हुआ था, इसीलिए पहला वाला गलत हो गया। दूसरा वाला में बोल रहा है क्या, सोलरी रैंक्स स्मार्ट सिटीज, तो ये भी गलत है, ठीक है। क्यों गलत है? क्योंकि ये बोल रहा है कि सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट सिटीज को ही रैंक करता है, तो ऐसा नहीं है। इसका काम है सबको रैंक करना, ठीक है। स्मार्ट सिटीज हो चाहे सेकंड या फिर टर्शरी कोई भी सिटी हो, इसको सबको रैंक करना है। और इसका काम ये है कि भाई रैंक करने के बाद जो भी अगर किसी शहर में जो है सो इंफ्रास्ट्रक्चर का कमी है तो उसको इंफ्रास्ट्रक्चर देना, ठीक है। और हर एक चीज़ को मतलब लगभग लगभग सबको बराबर लाना, ताकि प्राइवेट कंपनीज इन सब में भी इन्वेस्ट करे। ऐसा नहीं कि सिर्फ यही जो स्मार्ट सिटीज़ है सिर्फ वही सब में इन्वेस्ट करे, ऐसा नहीं, ठीक है। तो इसका ये काम है, तो यही ये लिख दिया है कि सोलरी रैंक स्मार्ट सिटीज, तो ऐसा नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नाइदर 1 एंड 2 इज करेक्ट। ना तो 1 सही है ना ही दूसरा सही है। वेयर इज द डॉक्टर SP मुखर्जी स्विमिंग स्टेडियम लोकेटेड? पूछ रहा है कि SP मुखर्जी जो है उनका जो है सो स्टेडियम कहाँ है जिसमें कि स्विमिंग परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर जैसे ऑप्शन ए में है मुंबई, चंडीगढ़, ठीक है, न्यू दिल्ली एंड बैंगलोर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, न्यू दिल्ली। तो इससे रिलेटेड कुछ कुछ इंफॉर्मेशन हम दे देते हैं। तो ये स्टेडियम लोकेटेड है आपका तलकतोरा गार्डन, ठीक है, यहाँ पे ये सिचुएटेड है। ओनरशिप ये किसके अंदर आता है ये स्टेडियम? तो इसका जो है सो देखभाल या मैनेज किया जाता है बाई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, SAI, ठीक है। और ये बनाया गया था 1982 में, 1982 में बनाया गया था। किस लिए? ताकि एशियन गेम्स खेला जा सके। एशियन गेम्स खेलने के लिए बेसिकली इसको बनाया गया था, ठीक है। उसके बाद इसमें जो है सो 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स भी परफॉर्म हुआ था, जहाँ पे जनरली 3 स्पोर्ट्स हुए थे।
एक तो स्विमिंग हुआ था, एक डाइविंग हुआ था और एक सिंक्रोनाइज्ड स्विमिंग हुआ था, यानी जिसमें सब एक साथ स्विम करते हैं पूरा सिंक्रोनाइज्ड मैनर में। ठीक है, ये नाम दिया गया बाय ये दिया गया है, इनके नाम पे रखा गया है, जो कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग ऑप्शंस पे। जैसे कि मुंबई में, तो मुंबई में एक स्टेडियम है जिसको सरदार वल्लभ भाई पटेल इंडोर स्टेडियम बोलते हैं। ठीक है, वो मुंबई में है। उसके बाद चंडीगढ़ में ऐसा कोई बहुत बड़ा स्टेडियम नहीं है। ठीक है, छोटा मोटा स्टेडियम है। न्यू दिल्ली का तो एक बता दिए हैं, बहुत प्रोमिनेंट है। उसके बाद बैंगलोर में भी बहुत बड़ा स्टेडियम नहीं है, लेकिन वहाँ पे एक स्टेडियम है जो कि है पादुकोण द्रविड़ सेंटर। ठीक है, उसके बाद न्यू दिल्ली में और भी कई सारे स्टेडियम्स है, जैसे कि इंदिरा गांधी अरीना। ठीक है, इसमें क्या होता है बेसिकली, इसमें इंडोर स्पोर्ट्स खेला जाता है। इंडोर स्पोर्ट्स जैसे कि जिम्नास्टिक्स। ठीक है, जिम्नास्टिक्स एंड बैडमिंटन। ठीक है, बैडमिंटन। उसके बाद दूसरा है न्यू दिल्ली में ही जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एथलेटिक्स होता है एंड फुटबॉल होता है। ठीक है, एक और स्टेडियम है दिल्ली में ही, जो कि है मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हॉकी होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका दिल्ली के कुछ कुछ स्टेडियम्स। Which statement accurately represents the connection between Heart a History by Sandeep Johar and the Edgar Award for Best Novel? पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि ये बहुत ही एक्यूरेटली, यानी बहुत ही अच्छे से बता सक रही है कि ये जो संदीप जौहर ने जो ये किताब लिखी थी या ये नोवेल लिखी थी, तो ये किससे रिलेट कर पा रहा है, एडगर्ड अवार्ड फॉर बेस्ट नोवेल, यानी बेस्ट नोवेल के लिए ये अवार्ड दिया जाता है, एडगर्ड अवार्ड। तो इससे ये जो है सो लिंक हो रहा है, कनेक्शन बना पा रहा है। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि दोनों को कनेक्ट कर पा रहा है। ठीक है, तो हम लोग ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए है नॉमिनेटेड फॉर एडगर्ड अवार्ड फॉर ब्लेंडिंग मेडिकल हिस्ट्री एंड मिस्ट्री। तो ऑप्शन पहला में ये बोल रहा है कि ये जो बुक है या फिर नोवेल है, जो भी कहिए, तो ये नोवेल में जो है सो इसको नॉमिनेट किया गया था फॉर एडगर्ड अवार्ड, यानी ये अवार्ड देने के लिए इसको नॉमिनेट किया गया था। नॉमिनेट का मतलब क्या होता है, जनरली जब कोई भी अवार्ड देना होता है तो उसमें नॉमिनेशंस रहता है। ठीक है, तो 3-4 नॉमिनेशंस रहता है, उन 3-4 में से किसी एक को दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो नॉमिनेटेड है, यानी कि वो बस लिस्ट में है नाम कि हाँ इसको इसको मिल सकता है। तो यही बोल रहा है कि नॉमिनेटेड फॉर एडगर्ड अवार्ड, यानी कि ये जो बुक था जो कि मिस्ट्री पे बेस्ड था, मेडिकल हिस्ट्री एंड मिस्ट्री। मिस्ट्री यानी कि रहस्य, रहस्यमय चीज। ठीक है, तो उस चीज पे बेस्ड था इनका किताब, और वो किताब को नॉमिनेट किया गया था फॉर एडगर्ड अवार्ड के लिए। दूसरा ऑप्शन, वॉन एडगर्ड अवार्ड एज पायनियरिंग मेडिकल फिक्शन, यानी कि ये जो किताब था वो एक मेडिकल फिक्शन था। फिक्शन यानी कि आप लोगों को पहले भी बताया है, फिक्शन यानी कि वो किताब जो कि दिमाग में होता है, रियलिटी में नहीं होता है। ठीक है, फिक्शन होता है वो, यानी कि किसी का सोच होता है, तो ये हो जाता है फिक्शन। तो यानी कि ये एडगर्ड अवार्ड को ये जीत गया था कि किस बेसिस पे, क्योंकि ये फिक्शन का किताब है, मेडिकल से रिलेटेड मेडिकल फिक्शन का किताब है। ठीक है, तीसरा है रिसीव्ड एडगर्ड अवार्ड फॉर फिक्शनल कार्डियक सर्जरी, यानी कि एडगर्ड अवार्ड जीता था किस लिए,
फिक्शनल कार्डियक सर्जरी, यानी कि कार्डियक सर्जरी यानी कि दिल का जो सर्जरी होता है, ठीक है। दिल आप लोगों को पता होगा, तो दिल का जो सर्जरी किया जाता है तो वो कार्डियक सर्जरी में आता है। तो ये बोल रहा है थर्ड ऑप्शन में कि ये जो है सो एडगर अवार्ड जीता था, किस लिए? क्योंकि ये किताब जैसे एक फिक्शनल किताब था जो कि कार्डियक सर्जरी पर लिखा गया था। और तीसरा बोल रहा है कि नॉन फिक्शन मेमोयर, ठीक है, इनएलिजिबल फॉर एडगर अवार्ड, यानी कि ये नॉन फिक्शन किताब था, ठीक है, नॉन फिक्शन किताब था यानी कि रियलिटी पे बेस्ड किताब था, जो कि इनएलिजिबल था, यानी कि वो एलिजिबल ही नहीं हो सकता है कि उसको एडवर्ड अवार्ड मिलेगा, ठीक है, यानी ये अवार्ड के लिए वो एलिजिबल ही नहीं था कि भाई ये नॉमिनेट होगा उसके बाद जीतेगा, तो ये सब होगा ही नहीं, क्योंकि वो नॉन फिक्शन किताब था, क्योंकि एडगर अवार्ड सिर्फ फिक्शन किताब को मिलता है। अब आते हैं हम लोग इसका सॉल्यूशन पे। तो ये जो इन्होंने किताब लिखा था, ये असल में किताब था एक नॉन फिक्शन, ठीक है, नॉन फिक्शन था, यानी कि ये एक रियलिटी पे बेस्ड किताब था, जो कि इन्होंने, ये खुद ही एक इंडियन अमेरिकन कार्डियोलॉजिस्ट थे, ठीक है, इंडियन अमेरिकन कार्डियोलॉजिस्ट है, जिन्होंने कि अपने फैमिली के ऊपर एंड अपने एक्सपीरियंस के ऊपर ही ये किताब लिखा था, अपने फैमिली, क्योंकि अपने फैमिली के ऊपर इसलिए लिखा था क्योंकि इनके फैमिली में बहुत कोई को हार्ट की प्रॉब्लम थी, ठीक है। तो ये जो पहला जो लिखा है मिस्ट्री विस्ट्री खत्म, क्योंकि मिस्ट्री विस्ट्री है नहीं, ये तो फिक्शन लिख दिया खत्म, ये फिक्शन लिखा खत्म, फिक्शन फिक्शन जहाँ लिखा सब खत्म, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये एक नॉन फिक्शन बुक है। In which type of geological formations are Georges most commonly developed? बोला है किस टाइप का जियोलॉजिकल फॉर्मेशन में जॉर्ज जो है सो जॉर्ज कॉमनली माने डेवलप होता है, ठीक है। जॉर्ज क्या होते हैं? जॉर्ज बेसिकली एक नैरो डीप वैली होते हैं, ठीक है, और जिसका कि बहुत ही ज़्यादा स्टीप होता है, वर्टिकल रॉकी वॉल्स की तरह, ठीक है। तो सबसे पहला ऑप्शन है सॉफ्ट सेडिमेंट्स, यानी नरम तलछट, हार्ड रॉक्स कठोर चट्टानें, ग्लेशियल टिल्स हिमदराज एंड वॉल्केनिक ऐश ज्वालामुखी राख, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा बी, हार्ड रॉक्स। तो ऑप्शन जो ए है वो सॉफ्ट सेडिमेंट्स, इसमें क्या होता है कि बेसिकली इसमें सॉफ्ट सेडिमेंट्स बना दिया जाता है, जो कि एक ब्रॉड वैलीज यानी चौड़ा वैलीज बनाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो नैरो बनाने का बात है ना, जॉर्ज में नैरो बनता है, तो ये वाला गलत हो जाएगा, हार्ड रॉक्स के द्वारा नैरो बनता है, एंड तो ये सही होगा। एंड सी है आपका ग्लेशियल टिल, ग्लेशियल टिल में यू शेप्ड, ठीक है, यू शेप्ड वैलीज बनता है, तो अगेन ये भी नहीं होगा। और डी वॉल्केनिक ऐश है, इसमें जो है सो सॉफ्ट एंड रैपिड इरोशंस एंड लैंडस्लाइड्स बनते हैं, ठीक है। तो अगेन इसमें भी बहुत ही ज़्यादा वाइड बनता है, तो ये भी नहीं होगा। Who inaugurated India's first lithium-ion battery plant in तिरुपति, आंध्र प्रदेश in September 2022? पूछ रहा है कि किसने इनाग्रेट किया, यानी कि किसने स्टार्ट किया, ठीक है। सबसे पहला हिंदुस्तान का सबसे पहला जो प्लांट लगाया गया, यानी फैक्ट्री लगाया गया लिथियम आयन बैटरीज का। आपको पता होगा कि आप जो फ़ोन में इसको देख रहे हो, इस वीडियो को जो देख रहे हो, वो लिथियम आयन बैटरी से ही वो फ़ोन चल रहा है, चाहे ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द फ़ोन में इसी को डाला जाता है, चाहे आप टैब में देख रहे हो, चाहे और भी बहुत जगह, मतलब ईवी कार्स वगैरह में भी लिथियम आयन बैटरीज आना शुरू हो गया, ठीक है। तो ये जो बैटरी का फैक्ट्री जो डाला गया था तिरुपति आंध्र प्रदेश में, ये जो है सो किसने इनॉग्रेट किया था, यानी किसने जनरली जाके रिबन काटा था यानी स्टार्ट किया था, ठीक है। तो ऑप्शन ए है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, बी है राजीव चंद्रशेखर, जो कि है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी,
सी है निर्मला सीतारमन, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, या डी है अमित शाह, यूनियन होम मिनिस्टर। तो सबसे पहला ए देखते हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो ये तो नहीं होते हैं, नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जनरली नेशनल इनॉग्रेशंस करते हैं, यानी नेशन का जो भी करना रहता है, जब नेशनल इनॉग्रेशन करना रहता है तब ये करते हैं। दूसरा है राजीव चंद्रशेखर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। एक्चुअल में यही आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन 2। ठीक है, सी क्यों गलत होगा? क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है ये, निर्मला सीतारमन, ये सिर्फ फाइनेंस की चीजें देखती है, तो ये भी नहीं होगी। अमित शाह यूनियन होम मिनिस्टर है, यानी कि ये सिर्फ स्टेट में जो है सो पुलिस कैसे काम कर रही है, ठीक है, और इन सब चीज़ों को मेनली सिक्योरिटी वगैरह देखते हैं, तो अगेन ये भी नहीं होंगे, तो बी हो जाएंगे इसके आंसर। इससे रिलेटेड कुछ बातें हैं, तो ये ऑपरेट किया जाता है बाई मुनोत इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ठीक है, उसके बाद ये तो आपको पता है कि ये जो सबसे पहला फर्स्ट हिंदुस्तान में सबसे पहला लिथियम आयन बैटरी प्लांट लगा है, यानी कि अब बाहर देश से डिपेंडेंसी बहुत कम हो जाएगा, है ना। जो पहले हम लोग इंपोर्ट करते थे इतना इतना, अब उससे हम लोग बच पाएंगे। जैसे है कि लोकेशन इसका जो है सो ये तो बताया हुआ है तिरुपति में, तो ये सिचुएटेड है ईएमसी, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर इन तिरुपति में। ठीक है, और ये यूज़ होता है कहाँ? स्मार्टफोन्स में, ठीक है, टैबलेट्स में, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में, यानी वो जो ईवी कार वगैरह जो बन रहा है उन सब जगह पे ये यूज़ होता है। विच इंडियन स्टेट रिकॉर्डेड नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ बिटवीन 2001 एंड 2011? पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा वो स्टेट है जिसका कि नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ, यानी कि जो पॉपुलेशन ग्रो होता है वो नेगेटिव हुआ इस टाइम इंटरवल के बीच में। जैसे आपको पता होगा कि हिंदुस्तान का जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो लगातार बढ़ते जा रहा है और बहुत ज़्यादा हाई पे है, ठीक है, यानी सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान ही ग्रो कर रहा है एज एन पॉपुलेशन ग्रोथ में, ठीक है, चाइना को भी पीछे छोड़ दिया हम लोग सब। तो वही बोल रहा है यहाँ पे बोल रहा है कि उल्टा, यानी कि नेगेटिव हो रहा है, यानी पॉपुलेशन ग्रोथ घट रहा है या फिर कम हो रहा है, कौन से स्टेट में इस टाइम के अकॉर्डिंग कौन से स्टेट में हुआ था? सबसे पहला है केरला, दूसरा है गोवा, तीसरा है नागालैंड और चौथा है मणिपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी केरला, सॉरी सी नागालैंड। ठीक है, इस पे हम थोड़ा डिस्कस करते हैं कि इसका ग्रोथ रेट कितना था उस टाइम पे। तो उस टाइम पे इसका ग्रोथ रेट था 0.58%, ठीक है, माइनस में था। और इत्तेफाक का बात ये है कि यही वो स्टेट है, ठीक है, नागालैंड ही वो स्टेट है जो कि 1991 से लेकर के 2001, ठीक है, तो इस बीच सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन का ग्रोथ था ना वो हाईएस्ट यही था, सोचो। और फिर जब अगला सेंसस जब के अकॉर्डिंग देखा जाए 2001 से 2011 में, तो फिर ये बिल्कुल घट गया था, माइनस में चला गया। ऑब्वियसली उसको बैलेंस करने के लिए क्या होगा। अब आते हैं हम लोग, ठीक है, अच्छा एक बात और कि ये नागालैंड जो स्टेट है यही सिर्फ एक मात्र स्टेट था जिसका कि पॉपुलेशन नेगेटिव में था, बाकी सबका पॉजिटिव में था। ठीक है, अब हम लोग आते हैं ऑप्शन ए केरला में। केरला क्या है कि केरला का भी देखो लो ही है, लेकिन ऐसा नहीं कि नेगेटिव में है, ठीक है। तो केरला का भी ग्रोथ हो रहा है लगभग 4.9% से, लेकिन हाँ ये लोग बहुत पूरा कंट्रोल करके चल रहा है। और आपको पता होगा कि इसका लिटरेसी रेट भी बहुत हाई है, लगभग इसका लिटरेसी रेट है 94% केरला का, ठीक है। अब आते हैं हम लोग दूसरा गोवा में। गोवा का जो है सो इसका भी ग्रोथ रेट ठीक ठाक है, ये है लगभग 8.2%, ठीक है। और आपका जो डी है मणिपुर, उसका है 18.6% ग्रोथ रेट, ठीक है।
विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन। इसमें पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा वो है ऑप्शन है जो कि नेचुरल इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन यानी पॉपुलेशन जो बढ़ रहा है उसके रेट को दर्शाता है। ठीक है, तो सबसे पहला ऑप्शन है इट इज द क्रूड बर्थ रेट मल्टीप्लाइड बाय क्रूड डेथ रेट, यानी कि बर्थ रेट बेसिकली, ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाएगा विथ डेथ रेट, यानी कि बर्थ रेट इंटू डेथ रेट मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा कि जैसे इस तरीके से हम लोग का पॉपुलेशन बढ़ रहा है। तो क्या ऑप्शन ए होगा, है ना। फिर ऑप्शन बी में पूछा गया है इट इज़ द रेशियो ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन टू टोटल पॉपुलेशन, यानी कितने लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, वर्किंग पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। क्या इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये एक तरीके से हम लोग को बता रहा है कि हाँ जो है सो पॉपुलेशन का रेट बढ़ रहा है। तीसरा है इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड द डेथ रेट, यानी कि बर्थ रेट, ठीक है, माइनस डेथ रेट। क्या हम लोग को इससे पता चलेगा कि जो है सो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है। या डी है इट इज़ द एवरेज एनुअल ग्रोथ ड्यू टू माइग्रेशन अलोन, यानी कि जो है सो माइग्रेशन का मतलब होता है कोई भी जैसे बंदा एक शहर से दूसरे जगह जो मूव करता है उसी को माइग्रेशन बोलते हैं। तो वही बोल रहा है कि ये जो है सो एवरेज एनुअल ग्रोथ है माइग्रेशन की वजह से। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी। सी इसका करेक्ट आंसर होगा क्योंकि हम लोगों को नेचुरल जो इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन निकालना रहता है, ठीक है, अगर पॉजिटिव वाला निकालना है यानी कि पॉपुलेशन ग्रो कर रहा है वो निकालना है तो बर्थ रेट माइनस डेथ रेट कर देते हैं, यानी जितने लोग मरे हैं उसको माइनस कर देते हैं जितने लोग पैदा हुए हैं। तो हम लोगों को पता चल जाता है कि अच्छा इतने लोग पैदा हो रहे हैं ज़्यादा मरने के कंपैरिजन में, तो इसका मतलब है कि ये हम लोग का बर्थ रेट है। ठीक है, और ये बर्थ रेट हमेशा ज़्यादा रहेगा जब हम लोग पॉजिटिव नेचुरल इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन काउंट कर रहे हैं। तो दूसरा हो गया कि जब मान लो कि हम लोगों का अगर डेथ बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, यानी कि डेथ बहुत ज़्यादा हो रहा है और बर्थ बहुत कम हो रहा है, तो हम लोग डेथ रेट से या फिर डेथ नंबर ऑफ पीपल जो जन्मेंगे उनका डेथ माइनस कर देंगे नंबर ऑफ पीपल जो जन्मेंगे, मतलब बर्थ जिनका होगा। डेथ वाले में जन्मेंगे क्यों बोल रहा है, मतलब जितने भी लोग मरेंगे उसको माइनस कर देंगे जितने भी बच्चे पैदा होंगे। ठीक है, तो उससे हम लोग का डेथ रेट निकल जाता है। मतलब जैसे इसमें हम लोग बर्थ माइनस डेथ के ना वैसे उसमें उल्टा कर देते हैं तो हम लोग का नेगेटिव वाला निकल जाता है। ठीक है, यानी कि इतना रेट ऑफ डेथ है नेगेटिव वाला। मल्टीप्लिकेशन से हम लोग कभी नहीं निकालते हैं। ठीक है, उसका रेशियो से ये जो है वर्किंग पॉपुलेशन टू टोटल पॉपुलेशन ये दूसरा चीज से निकालता है, ये नहीं निकालता है। ठीक है, और जो हम लोग का डी है ये भी नहीं रखते हैं। तो ये चीज़ बस याद रखना है, ये वाला इसमें की पॉइंट है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है। ठीक है, बाकी ये तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि अगर रेट ऑफ पॉपुलेशन अगर इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब बर्थ ज़्यादा हो रहा होगा, नंबर ऑफ पीपल इसमें ज़्यादा रहेंगे। और अगर डिक्रीज हो रहा होगा पॉपुलेशन तो इसका मतलब डेथ जो है सो ज़्यादा लोगों का हो रहा होगा इन कंपैरिजन टू बर्थ। इमिग्रेशन एंड एमिग्रेशन भी आप लोग जानते होंगे, थोड़ा बहुत बता देते हैं। एक होता है इमिग्रेशन, ठीक है, एक होता है एमिग्रेशन। ठीक है, इमिग्रेशन का मतलब होता है जैसे मान लीजिए कि हिंदुस्तान है, अमेरिका है, ठीक है, ये अमेरिका है, ये इंडिया है। इमिग्रेशन का मतलब हो गया कि अमेरिका से कोई यहाँ पे रहने आ गया। ठीक है, और एमिग्रेशन का मतलब हो गया कि इंडिया से कोई अमेरिका रहने चला गया। बस यही है। एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट SSLV-D2 मिशन, ठीक है, एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट को देखना है और हम लोग को करेक्ट ऑप्शन इसमें से चूज करना है। तो सबसे पहला जो स्टेटमेंट है SSLV-D2 इंसर्टेड EOS 07
Janus-1 and Azadi-2 into a 450 kilometer circular orbit utilizing a 3-stage vehicle powered entirely by liquid propulsion। बोल रहा है कि ये जो SSLV-D2 मिशन है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि इन तीनों को 1, 2 और 3 इन तीनों को ले जा करके छोड़ा गया था। ये अर्थ है आपका, ठीक है, अर्थ के ऑर्बिट में ले जा करके छोड़ा गया था, ठीक है, जो कि 450 किलोमीटर के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट है। वहाँ पे ले आके छोड़ा गया था, किस माध्यम से? बाय लिक्विड प्रोपोर्शन के माध्यम से, ठीक है, इंटायरली बाय लिक्विड प्रोपोर्शन के माध्यम से। ये कहने का मतलब क्या है लिक्विड प्रोपोर्शन? जैसे कि आपका जो बाइक है, मान लीजिए कि आपके पास अगर बाइक है, तो बेसिकली आप लोगों ने देखा होगा कि वो पेट्रोल से चलता है, राइट? आपका जो भी बाइक है, तो बाइक जो है वो पेट्रोल से चलता है। तो अगर पेट्रोल से चल रहा है तो इसका मतलब वो लिक्विड से चल रहा है, पेट्रोल वो लिक्विड है, ठीक है। या डीजल से चल रहा है तो कार वगैरह है, तो अगर डीजल से चल रहा है तो वो लिक्विड से चल रहा है, तो उसी को बोलते हैं लिक्विड या फिर लिक्विड प्रोपल्शन, ठीक है। लेकिन अगर वही चीज़ अगर सॉलिड से चलेगा तो फिर उसको सॉलिड प्रोपल्शन में आ जाएगा। बट ऑब्वियसली हम लोग बाइक का एग्जांपल ले रहे तो वो लिक्विड से चलता है, तो यहाँ पे हम लोग लिक्विड यहाँ पे है, ठीक है, हम लोग को इसके अकॉर्डिंग बताना है। दूसरा स्टेटमेंट है कि द SSLV-D2 मिशन showcased rapid deployment capabilities with low turnaround time and limited ground infrastructure needs। बोल रहा है कि जैसे ये जो मिशन किया गया था, तो ये क्या है कि बहुत ही जल्दी किसी भी जो ये सब जो चीज़ है उसको ले जा करके और मतलब बहुत ही जल्दी एंड बहुत ही कह सकते हैं कि लिमिटेड ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर। कहने का मतलब ये है कि अगर वहाँ पे एज सच कुछ उसके लिए बनाया गया नहीं है, जैसे कोई भी चीज़ अगर लैंड करती है, जैसे मान लीजिए कि अगर एरोप्लेन है और एरोप्लेन अगर कहीं भी लैंड कर रही है, ठीक है, तो फिर उसके लिए एक अच्छा सा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, यानी लंबा रोड बनाना पड़ेगा और सारी चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा, राइट? वैसे इसको ये चीज़ नहीं चाहिए, तो यही बोल रहा है सेकेंड स्टेटमेंट में। अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है और गलत है। तो सबसे पहला जो स्टेटमेंट है वो ये पॉइंट तो ठीक है, लेकिन ये जो है लिक्विड propulsion वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट गलत है, ठीक है, ये सॉलिड propulsion से चलता है, ठीक। और ये जो दूसरा स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, तो हम लोग का स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट हो जाएगा। अब इसमें थोड़ा कुछ कुछ बता देते हैं। सबसे पहला तो देखिए कि जैसे यहाँ बोला गया है 3 स्टेज व्हीकल पावर, बट यहाँ पे 3 सॉलिड स्टेज, ठीक है, 3 सॉलिड स्टेज, उसके बाद प्लस 1 लिक्विड स्टेज, ठीक है, ये हुआ। दूसरा ये कि पेलोड कैपेसिटी इसका कितना था? पेलोड इसका लगभग 500 किलो तक था, ठीक है, तो 500 किलो तक का सामान मतलब इससे कम ही भेज सकते थे, ठीक है। ये लॉन्च कहाँ से हुआ था? तो ये लॉन्च किया गया था थ्रू ठीक है, सतीश धवन स्पेस सेंटर, यहाँ से। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ टेलोमेरेज एंजाइम? पूछ रहा है कि टेलोमेरेज एंजाइम का प्राइमरी फंक्शन क्या है? डीएनए रेप्लिकेशन, बी टेलोमेयर लेंथनिंग, सी डीएनए रिपेयर, या फिर डी आरएनए ट्रांसक्रिप्शन। अब हम लोग चलते हैं ऑप्शंस को थोड़ा सा तोड़ते हैं। ये जो है हम लोग का डीएनए रेप्लिकेशन, इसका मतलब क्या है? ये है हमारा डीएनए, ठीक है, डीएनए हम लोग का ऐसे रहता है, ठीक है, ये हम लोग का कोड रहता है, ये सब सारा एटीजीसी का कोड रहता है, एटीजीसी करके। तो जो थोड़ा बहुत अगर 12th लेवल पे पढ़े हैं तो पता होगा कि कैसे रहता है, ठीक है। एटीजीसी करके कोड पूरा लिखा हुआ यहाँ पे रहता है, एंड ऐसे करके ये रहता है। एग्जैक्टली बिल्कुल ही हम लोग के बॉडी के डीएनए में नहीं लिखा हुआ रहता है,
बट ये रिप्रेजेंट किया गया है थ्रू ATGC से, ठीक है। ये A का मतलब होता है एडिनोसिन, ठीक है। छोड़ो, उतना डिटेल में नहीं जाता है, हल्का हल्का मतलब। तो डीएनए रेप्लिकेशन कहने का मतलब क्या है कि ये जो टेलोमेरेज एंजाइम है, ये डीएनए को रेप्लिकेट करवाता है। जैसे ये जो डीएनए है, अच्छा डीएनए तो आप लोग समझ रहे हैं ना, कि जो हम लोग के न्यूक्लियस, ये जो सेल है, सेल के न्यूक्लियस में ये डीएनए पाया जाता है, जिसमें कि हर एक चिट्ठा किट्टा होता है कि आप कितने लंबे होंगे, कितने नाटे होंगे, ठीक है, गोरे होंगे, काले होंगे, आंख आपके ब्राउन होंगे, काले होंगे, ब्लू होंगे, नीले होंगे, ग्रीन होंगे, ठीक है। जो भी चीज आपके बारे में सब इसी डीएनए में ही रहता है, ठीक है। तो हाँ, तो हम लोग थे डीएनए रेप्लिकेशन में। तो डीएनए रेप्लिकेशन कहने का मतलब क्या है कि ये डीएनए पहले अलग होता है, यानी कि ऐसे ऐसे होगा, ठीक है, अलग अलग हो जाएगा। उसके बाद फिर इसका एक अलग कॉपी बनता है एंड इसका एक अलग बनता है, ऐसे करके दो डीएनए बन जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से बनता है। ये वैसे बहुत एक डिटेल और लंबा प्रोसेस है, लेकिन उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, इसी को बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। एक डीएनए से दो डीएनए बैंड्स का बन जाना, ठीक है। दूसरा है, अच्छा दूसरा छोड़ो, तीसरे पे चलते हैं, डीएनए रिपेयर। डीएनए रिपेयर का मतलब क्या है, ये जो आपका डीएनए है, अब मान लीजिए कहीं टूट गया, फूट गया, कट गया, फट गया, ठीक है, तो इसको ठीक करना, तो क्या टेलोमेरेज एंजाइम का काम इसको ठीक करना है। ये तीसरा में है, लिखा हुआ है। डी में है आरएनए ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या है, अच्छा वैसे डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड। आरएनए ट्रांसक्रिप्शन कहने का मतलब क्या है, आरएनए बेसिकली ऐसे सिंगल तो नहीं, लेकिन आरएनए जैसे, तो आरएनए आपका जो है सो सिंगल स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। तो बेसिकली चौथा ऑप्शन में ये कह रहा है कि क्या आरएनए मतलब कि इसका कॉपी बनाता है, यानी कि आरएनए में फिर स्टैंड लगेगा, ठीक है, इसका एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है, एंड देन फिर इसके बाद फिर इसका कॉपी बनाया जाता है, ठीक है, इस स्टैंड की मदद से एक अलग स्टैंड बनाया जाता है। तो क्या ये टेलोमेरेज एंजाइम ये करता है। और बी है टेलोमेयर लेंथनिंग। इसका मतलब क्या है, टेलोमेयर लेंथनिंग का मतलब ये है कि देखो, कभी भी जब डीएनए का सीक्वेंस बनता है ना, यानी डीएनए रेप्लिकेट करता है ना, जैसे यहाँ भी जो एग्जांपल में हम बताए थे, ठीक है, तो क्या होता है कि जब भी डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है तो वो यहाँ से खुलेगा बीच से, ठीक है, और डीएनए का रेप्लिकेशन होना शुरू होता है। तो क्या होता है ना कि ये एंड का पार्ट छोड़ देता है, एंड का पार्ट को रेप्लिकेट नहीं करता है। तो एंड का पार्ट को रेप्लिकेट करने के लिए टेलोमेयर का यूज होता है, ठीक है। तो एक्चुअल में फंक्शन, तो टेलोमेरेज एंजाइम का फंक्शन ही यही होता है कि टेलोमेयर लेंथनिंग, ठीक है, यानी टेलोमेयर को लंबा करना। अगर मान लो कि ये लास्ट वाला अगर ये रेप्लिकेट नहीं करेगा डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान, ठीक है, तो फिर क्या होगा कि ये आपका छोटा धीरे धीरे करके खत्म होते जाएगा और कटते जाएगा, ऐसे हम लोग का डीएनए बहुत छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से ये टेलोमेयर को मैंने डीएनए को लंबा करना जरूरी रहता है, ताकि ये सब का भी कॉपीज बने और ये सब भी बचा हुआ रहे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो कौन करता है। तो डीएनए रेप्लिकेशन करता है हम लोग का डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। उसके बाद जो डीएनए रिपेयर है वो हम लोग का करता है लाइगेज एंजाइम एक होता है, वो करता है, ठीक है। और एक और एंजाइम होता है जो कि उसको बोलते हैं स्पेशलाइज्ड पॉलीमरेज। पॉलीमरेज भी डायरेक्ट बोल सकते हैं, ठीक है। तो पॉलीमरेज ये दोनों क्या आता है कि कटने छटने में और जोड़ने में मदद करता है, कहीं भी कट छट गया, ये बेसिकली चिपकाने में मदद करता है। लाइगेज का मतलब चिपकाना होता है, ठीक है। तो अगर डीएनए में कहीं भी टूट फूट गया है, कट लग गया है, या फिर अगर जैसे छोटा छोटा पीस का डीएनए जब बनाता है, तो इन दोनों को जोड़ने के लिए भी डीएनए लाइगेज का ही यूज करता है हमारा बॉडी, ठीक है। वह हम लोग का बॉडी ये यूज करता है, बाय द वे। ये मत समझ लेना कि कोई भी मतलब बाहर से कोई ऐसे जोड़ जाड़ करके चिपका करके भेज रहा है, वैसे नहीं होता है।
और जो ऑप्शन डी था हम लोग का आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, वो आरएनए ट्रांसक्रिप्शन होता है हम लोगों का, वो करवाता है आरएनए पॉलीमरेज करवाता है, ये वाला आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, लिख देते हैं आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है। Which of the following commissions recommended the establishment of a permanent secretariat for the interstate council? इससे सेम, इसी से रिगार्डिंग थोड़ा सा डिफरेंट आई थिंक पिछले पेपर में भी पूछा गया था। तो इसमें ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा वो कमीशन है जिन्होंने कि इस्टेब्लिश किया था, मतलब रिकमेंड किया था कि एक परमानेंट सेक्रेटेरिएट बनना चाहिए ताकि इंटर मतलब स्टेट के बीच, ठीक है, और सेंटर के बीच एक कॉम्बिनेशन फॉर्म हो, मतलब ये दोनों अच्छे से काम कर पाए, तो इसके लिए एक सेक्रेटेरिएट बनना चाहिए। ये बोला किस कमीशन या किस कमेटी के द्वारा बोला गया था, ये इसमें पूछा है। सबसे पहला है राजमन्नार कमेटी, दूसरा है पुंची कमीशन, तीसरा है सरकारिया कमीशन, जो आप लोगों को चाहिए सरकारिया नौकरी, है ना, और डी है वेंकटाचेरिया कमीशन। ऑप्शन ए पे हम लोग चलते हैं। ये जो राजमन्नार कमेटी है, ये अपॉइंट किया गया था, ठीक है, अपॉइंटेड बाय किसके द्वारा, तमिलनाडु गवर्नमेंट। ठीक है, तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, कब, 1969 में। ठीक है, ये क्या देखता था, ये बेसिकली रिकमेंड करता था कि, या फिर ये समझ लीजिए कि ये कोशिश करता था कि भाई स्टेट थोड़ा ऑटोनोमस रहे, यानी कि स्टेट के पास स्टेट अपना ज़्यादा से ज़्यादा काम कर पाए, सेल्फ डिपेंडेंट रहे। ठीक है, सेंटर के ऊपर उतना डिपेंडेंट नहीं रहे, ये काम करता था ये। तो पहला वाला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा में चलते हैं हम लोग, पुंची कमीशन। पुंची कमीशन क्या था, ये सेकंड कमीशन था ऑन सेंटर स्टेट रिलेशन। ठीक है, ये क्या था, सेकंड कमीशन था। सेकंड कमीशन, अगर ये सेकंड कमीशन है तो इसका मतलब फर्स्ट कमीशन भी किसी का होगा, है ना। तो ये सेकंड कमीशन था आपका जो है सो सेंटर स्टेट रिलेशन के बीच का। ठीक है, जो कि 2007 में फॉर्म किया गया था। अब है हम लोग का ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है सरकारिया कमीशन, ये सेटअप हुआ था 1983 में। ठीक है, क्यों सेटअप हुआ था, ताकि भाई देख सके कि सेंटर और स्टेट के बीच में सही से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, और जो भी इसका पावर है सही से मैंने बैलेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस चीज़ को देखने के लिए। ठीक है, तो 1988 में रिपोर्ट सबमिट हुआ। ठीक है, और आर्टिकल 263 के तहत इसको जो है सो कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया। ठीक है, अच्छा, एक आर्टिकल 262 भी था, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये किससे रिलेटेड था। बाय द वे ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो ये सेक्रेटेरिएट लाया गया था इसमें, और ये इस्टेब्लिश किया गया था ऑन 1990 में। ठीक है, अब हम लोग ऑप्शन डी देखते हैं। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी जो है हम लोग का वेंकटाचेरिया कमीशन, ये हम लोग का जनरली देखता है NCRWC। NCRWC ये हो जाता है नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये बेसिकली इसमें देखा जाता है। तो ये चौथे ने दिया, तो चौथा वाला भी नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, थर्ड वाला। ठीक है, और इसमें कुछ पॉइंट हम और बताते हैं कि 263 आर्टिकल है, ये तो आपको याद रहेगा। चेयरमैन इसके कौन थे बेसिकली, वो जो कमेटी जो भी बताया इसके चेयरमैन कौन थे, तो ये है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, ये है आपका चेयरमैन। और मेंबर्स कौन कौन है, और इसके इनके मतलब इसके मेंबर्स हैं चीफ मिनिस्टर्स, ठीक है, ऑफ ऑल स्टेट्स, सारे स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर। ठीक है, उसके बाद है स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज,
और जो है सो एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज। वाई आर कुकिंग यूटेंसिल्स ऑफन मेड विथ कॉपर बॉटम्स। बोल रहा है कि वो जो कुकिंग यूटेंसिल्स है यानी जिस पे हम लोग खाना बनाते, तो खाना बनाने वाली जो बर्तनें होती है उसका जो लोअर पार्ट है, ठीक है, वो कॉपर का क्यों बना हुआ होता है, ये पूछ रहा है इसमें। ऑप्शन ए में बोला है कॉपर इज ए गुड इंसुलेटर, यानी कि कॉपर गुड इंसुलेटर है, तांबा अच्छा इंसुलेटर है, इसके वजह से हम लोग कॉपर का बनाते हैं। दूसरा में बोला गया है कि कॉपर हैज लो मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि कॉपर का जो मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है, जिसपे कोई भी जैसे आपका मेटल है वो गल जाता है, ठीक है, तो इसका लो मेल्टिंग पॉइंट है, इसके वजह से हम लोग इसको यूज करते हैं। ऑप्शन सी है कॉपर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट इंश्योरिंग इवन हीटिंग, यानी कि कॉपर को हम लोग इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, यानी हीट को अच्छे से कंडक्ट करता है, यानी अच्छे से हीट को अपने चारों तरफ फैलाता है और इवनली यानी कि बराबर से डिस्ट्रीब्यूट करता है हर जगह, ठीक है, इस वजह से क्या हम लोग कॉपर यूज करते हैं। या फिर डी है कॉपर रिएक्ट्स रेडली विथ फूड, यानी कि कॉपर जो है सो रिएक्ट कर जाता है खाने के साथ, इसीलिए हम लोग यूज करते हैं। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है कॉपर इज ए गुड इंसुलेटर, तो इंसुलेटर का काम होता है कि हीट को या फिर इलेक्ट्रिसिटी को पास ना होने देना, ठीक है, ये काम होता है। जैसे कि इसका एग्जांपल है वुड, लकड़ी, ठीक है, और इसका एग्जांपल में हो जाएगा प्लास्टिक, ये सब एग्जांपल है। जैसे पैन में यहाँ पे लगा हुआ भी रहता है ना प्लास्टिक, जिसकी वजह से हम लोग को गरम नहीं लगता है पकड़ने में, राइट। तो इंसुलेटर इन लोगों को बोलते हैं हम लोग, ना कि मेटल्स को, तो ये तो बिल्कुल अपोजिट लिखा हुआ है, तो गलत हो जाएगा। कॉपर हैज लो मेल्टिंग पॉइंट, अगर लो मेल्टिंग पॉइंट कॉपर का होगा तो खाना बनाते बनाते ये बर्तन ही पिघल कर खत्म हो जाएगा, तो फिर फायदा क्या हुआ कॉपर को यूज करने का। तो लो मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है, इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। लो मेल्टिंग पॉइंट कहने का मतलब ये है कि जैसे कि मान लो कि अगर लो मेल्टिंग पॉइंट में हम लोग बोलते हैं कि 100 डिग्री पे ये है, ठीक है, कि 100 डिग्री पे ये मतलब पिघल जाएगा ऐसा। और हाई मेल्टिंग कहने का मतलब ये है, मतलब ये कोई स्टैंडर्ड लिमिट नहीं है, हम बता रहे कि लो ये कह सकते हैं और हाई हम लोग 500 या फिर 1000 डिग्री सेल्सियस कह सकते हैं, ठीक है। तो लो मेल्टिंग पॉइंट हम लोग का नहीं होता है, नहीं तो ये पिघल करके और बह जाएगा। तीसरा तीसरा ऑप्शन हम लोग का करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि ये बहुत अच्छा कंडक्टर ऑफ हीट है और हीट को बिल्कुल बराबर बराबर से डिस्ट्रीब्यूट करता है ताकि खाना अच्छे से पके और सही से बराबर से पके, और ऐसा नहीं कि कहीं ज़्यादा पक जाए या जल जाए और कहीं कम पके और दिक्कत प्रॉब्लम हो जाए। तो ऑप्शन सी हम लोग का करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी में जो बोला है कि ये खाना के साथ रिएक्ट कर जाता है, अगर कोई भी मेटल या फिर नॉन मेटल अगर खाना के साथ रिएक्ट कर जाएगा तो वो बहुत प्रॉब्लम कर देगा, फूड पॉइजनिंग हो सकता है, बीमारी हो सकता है, तो इसीलिए ये नहीं होगा। ये तो हम लोग कभी ज़िंदगी में प्रेफर नहीं करेंगे कि खाना से रिएक्ट कर जाए कोई भी मटेरियल, ठीक है। तो यही है इसमें, और कुछ ज़्यादा है नहीं। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड इन इंडिया। बोल रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यानी कि मेन काम क्या है। टू स्टैब्लिश कॉमन क्रिमिनल लॉज, यानी कि क्रिमिनल लॉ को स्टैब्लिश करना, यानी कि क्रिमिनल लॉज यानी कि कानूनी लॉज को जो है सो बनाना, स्टैब्लिश करना यानी बनाना, स्थापित करना। या फिर टू यूनिफाइड टैक्स लॉज, यानी कि टैक्स लॉ जो यानी टैक्स यानी कि जो टैक्स वगैरह कलेक्ट करती है सरकार, है ना, तो इसको एक जगह करना, टू यूनिफाई करना, ठीक है। या फिर सी है टू प्रोवाइड ए कॉमन सेट ऑफ पर्सनल लॉज फॉर ऑल सिटीजन्स इररेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, यानी बिना धर्म देखे हुए, ठीक है, हर एक सिटीजन के लिए यानी हर एक आदमी के लिए एक कॉमन सा लॉ देना। कॉमन सा पर्सनल लॉज क्या हो जाएगा, पर्सनल लॉ का मतलब कि शादी ब्याह डाइवोर्स इनहेरिटेंस यानी कि जमीन जायदाद जो काम होता है, ठीक है, ये सब। या फिर डी है टू स्टैंडर्डाइज एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीड्यूर्स, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसीड्यूर्स को स्टैंडर्डाइज करना, यानी कि थोड़ा बहुत उसको देखना, बेसिकली ये मतलब है।
तो जो सबसे पहला ऑप्शन है टू एस्टैब्लिश कॉमन क्रिमिनल लॉ, तो ये वाला नहीं होगा क्योंकि क्रिमिनल लॉज सीआरपीसी एंड आईपीसी के अंदर देखा जाता है, ठीक है, इंडियन पिनल कोड एंड इसके क्रिमिनल प्रोसीड्यूर कोड के अंदर देखा जाता है, ठीक है। और ये जो हम लोग का है यूनिफॉर्म सिविल कोड, सिविल से ही पता चल रहा है कि ये आपका पर्सनल लॉ है या फिर मतलब पीपल्स के लिए है, ठीक है, कॉमन पीपल्स के लिए। तो बी हम लोग का जो यूनिफाइड टैक्स लॉज है ये भी नहीं होगा, टैक्स वगैरह इसमें नहीं देखा जाता है। सी हम लोग का करेक्ट ऑप्शन होगा, हम लोग का पर्सनल लॉज ही देखा जाता है, बजाय कि किस रिलीजन के हैं, क्योंकि हम लोग का हर एक रिलीजन का एक अलग अलग है। जैसे कि हिंदूज का है हिंदू मैरिज एक्ट, है ना, इसमें ये लोग हिंदू लोग का देखता है कि हिंदू का विवाह कैसे होगा, ठीक है, डाइवोर्स कैसे होगा, इसका अपना अपना नियम है। उसी तरीके से मुस्लिम का है मुस्लिम पर्सनल लॉज, ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें ये देखेगा कि मुस्लिम का शादी कैसे होगा, मुस्लिम का डाइवोर्स कैसे होगा, मुस्लिम का ज़मीन जायदाद कैसे एक माँ बाप से बच्चों को मिलेगा, फिर उसके बच्चों को मिलेगा, ठीक है। तो ये लोग तो इन्हीं चीज़ को एक कॉमन अंडर में, यानी कि इस इन सब को कह लीजिए कि हटा करके या फिर इन सब से एक बेहतर तरीका निकालना चाहती है सरकार, जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर आता है, ठीक है, जिसके अंदर आपका वो सारा चीज़ आ जाएगा, यानी कि मैरिज, ठीक है, मैरिज, डाइवोर्स, एडॉप्शन, एडॉप्शन मतलब पता ही होगा आप लोगों को, जो बच्चा गोद लेते हैं उसी को, ठीक है, जिनके बच्चे नहीं होते हैं वो लोग गोद लेते हैं बेसिकली, इनहेरिटेंस एंड फिर आपका आ जाएगा मेंटेनेंस, यानी तलाक वलाक हो जाता है उसका मेंटेनेंस मिलता है ना, वही। आपका ऑप्शन डी आर्टिकल 44 के अंदर आता है, सॉरी आर्टिकल 44 के अंदर नहीं आता है, तो ऑप्शन 4 भी नहीं होगा, ठीक है। द एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड प्रोवाइड्स सपोर्ट फॉर, इसमें पूछ रहा है ये जो AIF है ये किस चीज़ को बेसिकली सपोर्ट करता है, ठीक है, इसमें जो फंड आता है वो किस चीज़ में यूटिलाइज होता है। सबसे पहले जो ए है वो है फ्री फर्टिलाइजर्स में, यानी कि फर्टिलाइजर्स दिया जाता है फ्री में, फर्टिलाइजर्स आपको पता होगा जो पौधा वगैरह में या जो भी गेहूं है धान है ये सब जो उग जाते हैं तो वहाँ वो लोग फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, है ना। बी है आपका एग्री लॉजिस्टिक्स एंड कोल्ड चेन्स, इसका मतलब ये है कि एग्री एग्री लॉजिस्टिक्स का मतलब ये है कि जैसे एग्रीकल्चर का जो भी सामान है उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ठीक है, यानी जो भी ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो भी चीज़ें लगेंगी। एंड दूसरा ये कि कोल्ड चेन्स कहने का मतलब ये है कि अगर जो एग्रीकल्चर का सामान है यानी कि जो धान है गेहूँ है ये सब है, इसको स्टोर करने के लिए भी जगह लगेंगी, राइट, तो वो जगह इसके द्वारा देना। तीसरा है कैश ट्रांसफर्स, यानी कि इस फंड के तहत मैंने कैश कैश भेजा जाता है, कैश, ठीक है। और डी है मनरेगा वर्क। मनरेगा आप लोग जानते होंगे जो कि एक एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है ना, जो कि लेबरों को दिया जाता है, रूरल लेबर को बेसिकली। तो इसका जो सही आंसर होगा ये इसको देख करके भी बता सकता है कोई भी, इसका ऑप्शन बी होगा आंसर, ठीक है। ये नहीं होगा क्योंकि इसमें फर्टिलाइजर्स नहीं दिया जाता है, ये जो है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ये नाम से ही पता चल रहा है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए दिया गया है, यानी एग्रीकल्चर से बेसिकली जो रिलेटेड है। और एग्रीकल्चर में इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब ये है कि गेहूं वगैरह रखने के लिए, ठीक है, ठंडी जगह देना ताकि वहाँ किसी तरीके का कोई बीमारी वगैरह ना हो, कीड़ा मकोड़ा ना फैल जाए, ये सब चीज़ ना हो जाए इसके वजह से। तो फ्री फर्टिलाइजर्स नहीं होगा, कैश ट्रांसफर होता नहीं है, मनरेगा वर्क होता नहीं, तो ये बी ऑप्शन होगा। कैश ट्रांसफर पीएम किसान में मिलता है, ठीक है, पीएम किसान, इसमें कैश ट्रांसफर होता है। असर्शन
इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक प्रोवाइड्स जीआईएस बेस्ड इंफॉर्मेशन। बोल रहा है कि ये जो इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक है ये प्रोवाइड करता है जीआईएस बेस्ड इंफॉर्मेशन। इसका मतलब ये है, जीआईएस का मतलब कि बेसिकली जैसे एक मैप होता है ना, मैप में कैसे एक रियल टाइम में हम लोग को सब चीज़ पता चलता है कि हाँ यहाँ पे से रोड गया हुआ है, यहाँ पे से यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जाम है, यहाँ पे रेलवे ट्रैक गया हुआ है, यहाँ पे दिस यहाँ पे दैट, ऐसे सारा चीज़ पता चलता है ना। वैसे ही ये जो है सो इंडस्ट्रीज को डेटा प्रोवाइड करता है जीआईएस बेस्ड इंफॉर्मेशन, यानी कि यहाँ पे इस शहर में यहाँ पे ट्रेन गई हुई है, ट्रेन, ठीक है, रोड वगैरह है बहुत अच्छे से, यहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़िया है, तो ये सब चीज़ें। और रीज़न क्या बताया गया है कि इट इज़ मैनेज बाय मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, यानी कि ये मैनेज होता है, यानी ये जो है सब मैनेज होता है बाय मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के द्वारा। तो अब हम लोग देखते हैं कि क्या इसमें सही है। तो इसमें जो असर्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। क्यों करेक्ट है? क्योंकि ये जो है अभी जैसे हम बताएं कि ये जो इंडस्ट्रियल लैंड बैंक है ये बिल्कुल इंफॉर्मेशन देता है, एंड हर एक चीज़ का इंफॉर्मेशन देता है किसी भी इंडस्ट्रीज को क्यों देता है? क्योंकि इंडस्ट्री अगर मान लीजिए अगर अपना सेटअप बनाना चाहते हैं किसी भी शहर में, तो ये जो भी संस्थान है ये इसको सारा इंफॉर्मेशन देगी इंडस्ट्रीज को कि हाँ यहाँ पे रोड गया हुआ है, ठीक है, ट्रैक गया हुआ है, आपका जो सो इंटरनेट इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत अच्छा है, कनेक्शन वगैरह सब बढ़िया है, यहाँ पे खाली ज़मीन है, पॉपुलेशन ऐसा है, ये है वो, दिस डेट सारा चीज़, इसीलिए ये बिल्कुल सही है। दूसरा है कि इट इज़ मैनेज बाय मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, तो ये गलत है, ठीक है। क्यों गलत है? क्योंकि ये मैनेज होता है बाय डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ठीक है। इसके द्वारा मैनेज होता है, ठीक है। ये किसके अंदर आता है? ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है, इसके अंदर ये आता है, और ये इससे मैनेज होता है ना कि उससे। अच्छा, तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर बताना होगा ना। ओके, तो यहाँ पे ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिना आंसर जो है सो बताए हम जा रहे थे। जीआईएस का फुल फॉर्म होता है ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है, और इसका काम हम बता दिए कि क्या करता है। अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024, which statement correctly reflects the global peace trends since 2008? बोल रहा है ग्लोबल पीस इंडेक्स यानी कि जीपीआई 2024, ठीक है, जीपीआई 2024 के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही है? ठीक है, 2008 से लेकर के अभी तक जो सही चीज़ को, ग्लोबल पीस को, ट्रेंड को बता रहा है। ऑप्शन ए में है ऑल थ्री जीपीआईज डोमेन हैव स्टेडली इम्प्रूव्ड, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जितने भी जीपीआई डोमेन्स है, यानी जो तीन जो डीपीआई डोमेन्स है, मेनली जीपीआई को तीन तरीके से नापा जाता है, तो वही बोल रहा है कि ये जो तीनों तरीका है ये लगभग लगभग सब जगह स्टडी रहा है और इम्प्रूव किया है। दूसरा बोल रहा है कि एवरेज कंट्री स्कोर हैज इम्प्रूव्ड बाय 4.5%,
बोल रहा है जो जैसे कि कोई भी अगर कंट्री है तो इसमें बेसिकली एवरेज लिया है, एवरेज यानी कि इन तीनों का एक एवरेज लिया है, ठीक है। यानी एवरेज कंट्री जो है, यानी हर एक का मिला करके, ठीक है, एक सिंगल कंट्री के बारे में नहीं बोल रहा बल्कि हर एक का मिला करके जो स्कोर है वो सबका ग्लोबल पीस जो है सो मतलब इंक्रीज हुआ है, इम्प्रूव हुआ है, ठीक है, बाई कितना 4.5%। तीसरा बोल रहा है ongoing conflict and safety and security have deteriorated while militarizations have improved। बोल रहा है कि अभी जैसे कॉन्फ्लिक्ट वगैरह जो चल रहा है, यानी जैसे आप लोग देख रहे होंगे ईरान वर्सेस यूएसए जो भी चल रहा था, ठीक है, अभी तो खैर होल्ड पे है वो, क्योंकि अभी जब हम शूट कर रहे हैं तब तो होल्ड पे ही है। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट वगैरह जो चल रहा था उससे पहले भी जितना भी कॉन्फ्लिक्ट वगैरह चल रहा था, है ना, रशिया और यूक्रेन का चल रहा था और भी बहुत बार, तो ये सब जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था इसकी वजह से सेफ्टी एंड सिक्योरिटी जो है सो हर एक कंट्री का वो खराब हो गया था, डेटोरिएट हो गया था। लेकिन जो हर एक कंट्री का जो मिलिट्री है वो जो है सो इम्प्रूव हुआ है, वो बढ़िया हुआ, ठीक है, ये तीसरा वाला कह रहा है। चौथा ऑप्शन में ये कह रहा है कि नंबर ऑफ कंट्रीज शोइंग इम्प्रूवमेंट एक्सीड्स दो शोइंग डेटोरिएशंस, यानी कि जैसे जो जितने भी मतलब बोल रहा है कि जितने भी कंट्रीज है, ठीक है, ये इनका जो परफॉर्मेंस इंक्रीज हुआ है, ठीक है, इनका ग्लोबल पीस जो है सो बढ़ा है और ये एक्सीड कर रहा है मतलब वो कंट्रीज के मुकाबले, यानी कि जैसे यहाँ पे आप कह सकते हैं कि जो जिन कंट्रीज में पीस सही से है वो नंबर ऑफ कंट्रीज कम है, और जिसमें पीस अच्छा है, ठीक है, वो नंबर ऑफ कंट्रीज ज़्यादा है। बेसिकली इसमें यही कह रहा है, एक्सीड कह रहा है, ठीक है, यानी कि ये कंट्रीज ज़्यादा है और जिसमें पीस उतना बढ़िया नहीं है वो कंट्रीज कम है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो सी होगा, क्योंकि ये जो है ऑल थ्री जीपीएस डोमेन है स्टेडली इम्प्रूव्ड नहीं हुआ है बल्कि खराब हुआ है। उसके बाद यहाँ बोल रहा है कि ऑप्शन बी में एवरेज कंट्री स्कोर हैज़ इम्प्रूव्ड, ठीक है, बढ़ा है लेकिन इम्प्रूव नहीं हुआ है 4.5% बल्कि वो ये खराब हुआ है, ठीक है, डेटोरिएट किया है। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी खराब हुआ है लेकिन मिलिटराइजेशन बहुत बढ़िया हुआ है, हर एक कंट्री का बहुत अच्छा हुआ है, ठीक है। इसमें से चाइना का बहुत अच्छा मतलब परफॉर्मेंस रहा है मिलिट्री वाइज में, ठीक है। ऑप्शन डी है नंबर ऑफ कंट्रीज शोइंग इम्प्रूवमेंट एक्सीड्स, ठीक है, तो ये एक्सीड नहीं हुआ है बल्कि डेटोरिएट हुआ है, यानी खराब हुआ है, यानी कि ये जो है, यानी वो कंट्रीज जो खराब परफॉर्मेंस दे रही है वो ज़्यादा है कंपैरेटिवली वो कंट्रीज जो कि परफॉर्मेंस अच्छे से दे रही है, ठीक है, इसीलिए ऑप्शन सी सही होगा। अब हम लोग आते हैं मोस्ट पीसफुल कंट्री, तो मोस्ट पीसफुल कंट्री हो जाएगा आपका आइसलैंड, ठीक है। ये कब से है? ये लगभग 2008 से अभी तक अपना जगह पे बना हुआ है, 2008 से, ठीक है। फिर आ जाता है हम लोग का लीस्ट पीसफुल कंट्री, ठीक है, लीस्ट पीसफुल कंट्री, जिसमें यमन है, यमन, इससे पहले अफगानिस्तान था लेकिन अभी यमन आ गया नया। इंडिया कहाँ पे है? तो इंडिया का जो है सो 116 से लेकर के 126वें तक मतलब घूमते रहता है इसके बीच में। अच्छा, वो जो 3 डोमेन्स है वो किस किस बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है जीपीआई को? तो जीपीआई को 3 डोमेन्स के द्वारा कैलकुलेट किया जाता है, जिसमें सबसे पहला जो है वो है सोसाइटियल, ठीक है, सोसाइटल, SOCI है, ठीक है, सोसाइटल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। दूसरा है ऑनगोइंग डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट। और तीसरा है
डिग्री ऑफ मिलिटराइजेशन, ठीक है, ये है, इन तीनों पे देखा जाता है, यानी कि मिलिट्री उसका कितना बढ़िया है किसी भी कंट्री का, ठीक है। ऑनगोइंग डोमेस्टिक या इंटरनेशनल मतलब क्या अपने पड़ोसी देश से या फिर इंटरनेट जो दूसरे दूसरे कंट्रीज है उनसे क्या झगड़ा चल रहा है, ठीक है, या फिर अपने ही कंट्री में एक एक स्टेट से दूसरे स्टेट जो है सो झगड़ा लड़ रहा है, ठीक है, तो ये देखा जाता है। उसका सोसाइटल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी कि जो भी जैसे लोग रहते हैं उनका सेफ्टी और सिक्योरिटी सही है कि नहीं है, या बहुत ख़राब कंडीशन है देश का, तो ये है। तो इसमें हम लोग 116 से 126 नंबर पे आते हैं, जो कि बहुत ख़राब है, अगर वो रैंक देखा जाए तो बहुत ख़राब। अंडर द इंडियाज़ अपडेटेड स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज SAPCC फॉर 2025, विच सेक्टर रिसीव द हाईएस्ट बजटरी एलोकेशन। बोल रहा है कि ये जो प्लान लाया गया था स्टेट के द्वारा, ठीक है, ये एक चलता है स्टेट में और एक चलता है आपका पूरा हिंदुस्तान में, यानी नेशन वाइज, ठीक है, जिसको बोलते हैं NAPCC जो नेशनल प्लान होता है, ठीक है, और ये आपका स्टेट प्लान है। ये जो स्टेट एक्शन प्लान लाया था क्लाइमेट चेंज में, ठीक है, ऑन क्लाइमेट चेंज, इसमें सबसे ज़्यादा बजट किसको दिया गया था? ट्रांसपोर्ट को दिया गया था, अर्बन प्लानिंग को दिया गया था, या फिर एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्सेज को दिया गया था, या फिर रिन्यूएबल एनर्जी को दिया गया था? जिसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी, एग्रीकल्चर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट, वाटर रिसोर्सेज को। ट्रांसपोर्ट को नहीं दिया गया था। अर्बन प्लानिंग यानी कि शहरी प्लानिंग जो करता है ना, शहर जो बनाता है किसी भी डेवलपिंग गांव को या फिर गांव को, इसमें भी नहीं दिया गया था। और रिन्यूएबल एनर्जी पे वैसे तो इसमें भी बजट वगैरह भी मिल रहा है, लेकिन इसके इतना नहीं मिल रहा है, क्योंकि हम लोग का जो एग्रीकल्चर से अगर बंद कर दिया जाए या ये अगर नहीं होगा तो भूखमरी और इतना सारा डेथ होगा ना कि इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता, समझे ना, क्योंकि एग्रीकल्चर पे बहुत ज़्यादा हाईली डिपेंडेंट है लोग अभी भी, इसीलिए इस पे बजट दिया गया था सबसे ज़्यादा। रिन्यूएबल एनर्जी पे भी नहीं दिया गया था। तो जैसे एक बता दिए कि स्टेट का होता है और एक आपका नेशन का होता है। इसमें एग्रीकल्चर में पैसा दिया जाता है, और जो वो नेशनल प्लान होता है NAPCC जो होता है, इसके अंदर लगभग 8 मिशन है, ठीक है, 8 मिशन है जो कि इसमें देखा जाता है। और ये अपना स्टेट वाला है, तो स्टेट वाला अपने हिसाब से जहाँ बजट देना चाहे वहाँ दे सकता है, स्टेट स्पेसिफिक। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली हाईलाइट्स ए यूनिक फीचर ऑफ इंडियाज टेक्सटाइल इंडस्ट्री। बोला कि इनमें से कौन सा वो पॉइंट है जो कि हाईलाइट करता है कि यूनिक फीचर, ठीक है, अनोखा अनोखा फीचर जो किसके बारे में? इंडियाज टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के बारे में। ये तो आप लोग जानते ही होंगे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज किसको बोलते हैं, है ना। तो ऑप्शन ए में आ गया आपका फोकसेस ओनली ऑन रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट, यानी कि इसमें जो है सो फोकस किया जाता है सिर्फ रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करने में, यानी अपने देश से, इंडिया से दूसरे देश में सिर्फ रॉ मटेरियल्स भेजा जाता है। रॉ मटेरियल्स बोले तो कॉटन, ठीक है, जूट, सिल्क, वूल, ठीक है, ये सब रॉ मटेरियल। बी में बोला पार्शियली सेल्फ रिलायंट एंड इम्पोर्ट्स फाइनल प्रोडक्ट्स, यानी कि थोड़ा बहुत कुछ कुछ यहाँ पे काम करता है, पार्शियली सेल्फ रिलायंट है। पार्शियली सेल्फ रिलायंट मतलब थोड़ा बहुत यहाँ पे काम होता है, और जो है सो इम्पोर्ट करता है फाइनल प्रोडक्ट, यानी कि हो सकता है रॉ मटेरियल्स वगैरह बाहर से मंगवाता हो, लेकिन यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट बनाता है, यानी कि कॉटन से कॉटन साड़ी, ठीक है, सिल्क से सिल्क साड़ी, या फिर कॉटन से कॉटन कपड़ा बनाता है, फिर वो फाइनल प्रोडक्ट दूसरा देश भेज देता है, अमेरिका, जापान, चाइना, फलाना ढिमकाना, ठीक है, ये कह रहा है। तीसरा में कह रहा है इट इज सेल्फ रिलायंट अक्रॉस द फुल वैल्यू चेन। इसमें कह रहा है कि ये क्या है कि ये
हिंदुस्तान ये सब रॉ मटेरियल भी निकालता है खुद से, ठीक है। आपको पता होगा कि ये सब जानवरों से निकाला जाता है, कुछ कीड़ों से निकाला जाता है, कुछ कहीं से कुछ कहीं से निकाला जाता है, राइट। तो ये सब रॉ मटेरियल भी खुद निकालता है, वो स्पिनिंग भी करता है यानी यार्न भी बनाता है। आपको पता होगा ये सब निकालने के बाद, रॉ मटेरियल्स निकालने के बाद यार्न बनाना पड़ता है। उसके बाद फिर इसको स्पिनिंग भी करे, सॉरी वीविंग भी करेगा। वीविंग यानी कि फैब्रिक बनाएगा, है ना, फैब्रिक बनाएगा। इसका प्रोसेस अभी हम बताएंगे। उसके बाद उसको डाई करेगा एंड कलर वगैरह देगा एंड फिर वो जो गारमेंट है वो बनाएगा, यानी कपड़ा, जो भी कपड़ा उसको बनाना है वो बनाएगा एंड देन फिर उसको यहाँ भी डिस्ट्रीब्यूट करेगा, हिंदुस्तान में भी और हिंदुस्तान के बाहर भी डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ये बोल रहा है इसमें, इट इज सेल्फ रिलायंट अक्रॉस द फुल वैल्यू चेन। डी में बोल रहा है ओनली केटर्स टू डोमेस्टिक मार्केट्स, यानी कि सिर्फ और सिर्फ, यानी बनाता तो यहीं पर है, सब चीज़ यहीं करता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपने ही देश में बेचता है, बाहर एक्सपोर्ट नहीं करता है। तो इसका जो सबसे पहला है ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ रॉ मटेरियल पे फोकस नहीं करता है, बल्कि इसको बनाता है और यहाँ अपने यहाँ ही सारा चीज़ बनाता है। तो अगेन दूसरा वाला भी गलत हो जाएगा, ये सिर्फ इंपोर्ट नहीं करता है। तीसरा वाला बिल्कुल सही होगा, टोटल काम यही होता है, यानी कॉटन निकालने से लेकर के कॉटन का कपड़ा बनने तक टोटल काम यहाँ होगा और एक्सपोर्ट इंपोर्ट सारा चीज़ होता है। और डी जो है सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट में नहीं, सिर्फ हम लोग के यहाँ ही नहीं बल्कि एक्सपोर्ट भी किया जाता है बाहर में, ठीक है। तो इसका प्रोसेस हम थोड़ा सा बता देते हैं। तो सबसे पहले रॉ मटेरियल निकाला जाएगा, ठीक है, लिख लेना इसका स्टेप्स, अच्छा रहेगा, हो सकता है कभी पूछ दे। दूसरा जो स्टेप है वो होता है स्पिनिंग का। तीसरा जो स्टेप है वो होता है वीविंग का। इसे ब्रैकेट डाल डाल के लिख भी सकते हो, ठीक है। यार्न बनता है, फैब्रिक बनता है, उसके बाद डाइंग होता है, मतलब डाई किया जाता है, कलर डाला जाता है, फिनिशिंग, ठीक है। उसके बाद गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। अच्छा, इससे कुछ रिलेटेड और पॉइंट्स। सबसे पहला पॉइंट कि ये सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है। फर्स्ट कौन है? फर्स्ट एग्रीकल्चर है, फर्स्ट एम्प्लॉयर, ठीक है, एग्रीकल्चर, यानी सबसे ज़्यादा एम्प्लॉय एग्रीकल्चर में मिलता है। उसके बाद सेकंड मिलता है आपका इसी इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। दूसरा पॉइंट, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन, हिंदुस्तान सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन है। फर्स्ट क्या है, ठीक है, यानी कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर क्या है, फर्स्ट या फिर लार्जेस्ट के लिए लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हिंदुस्तान किस चीज़ का है? लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है जूट का, ठीक है। और सेकंड में आप लोग देख ही लिए कॉटन। उसका एक होता है पीएम मित्रा स्कीम, ठीक है, ये याद रखिएगा। एक 5F भी होता है, आप लोग बताइएगा कि ये क्या होता है कमेंट में। 5F, which articles enables the president to establish an inter-state council। बोला कि इनमें से कौन सा वो आर्टिकल है जो कि प्रेसिडेंट को ये अलाउ करता है, ठीक है, ताकि जो है सो इंटर स्टेट, यानी कि अगर दो स्टेट के बीच का अगर कुछ करवाना रहा, ठीक है, जैसे मान लीजिए लोगों के लिए कुछ करना है और दो स्टेट्स के बीच में अगर करना है, ठीक है, तो ये प्रेसिडेंट करवा सकती है, या फिर सेंटर और स्टेट के बीच में करना है
तो अगेन प्रेसिडेंट जो है सो इन दोनों का बैठक बुला करके और डिसीजन या फिर जो भी कहना रहा कह सकती है। बेसिकली ये पूछ रहा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 263। ठीक है, इसमें कुछ भी अगर इस्टेब्लिश करना रहा, कुछ भी करना रहा प्रेसिडेंट को, तो इसके तहत करेगा 263 के तहत। 264 में फाइनेंस, प्रॉपर्टी और ये सब चीज़ रहता है। ठीक है, फाइनेंस और प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट ये सब चीज़ से रिलेटेड, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, आर्टिकल 312 में रहता है ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में। ऑल इंडिया सर्विसेज बोले तो ऑल इंडिया सर्विसेज यानी कि अगर IAS, IPS, ठीक है, IRS हो गया ये, IPS, IRS, ठीक है, IAS, ये सब जो होता है, तो इन सब से अगर कुछ रिलेटेड पावर देना रहा, लेना रहा, ठीक है, इससे जो मैटर रहा वो इसके अंतर्गत देखा जाएगा 312। 312 भी नहीं होगा। 262 में क्या है, तो 262 में भी एक चीज़ देखा जाता है इंटर स्टेट के बीच में ही, यानी कि स्टेट्स के बीच में, ठीक है, स्टेट के बीच में या सेंट्रल स्टेट के बीच में। लेकिन इसमें एक पर्टिकुलर चीज़ ही देखा जाता है 262 के अंदर। क्या देखा जाता है, तो इसमें वाटर रिलेटेड चीज़ें देखी जाती है। यानी कि मान लीजिए कि कोई रिवर बह रहा है, ठीक है, तो क्या होता है कि ये स्टेट बोल रही कि भाई मेरा है, ये स्टेट बोल रही नहीं भाई मेरा है, ये स्टेट बोल रही नहीं भाई मेरा है। लेकिन ये देखा जाए तो भाई इससे भी बह रहा है, इससे भी बह रहा है ना। तो फिर ये क्या है कि यहाँ पे फिर ये एक डिसरप्शन जो होने वाला रहता है उसको आकर के सॉल्व करती है कि नहीं भैया एक काम करो, ये दोनों की भलाई के लिए यूज़ कर लो, या फिर इनके भलाई के बीच में यूज़ कर लो, झगड़ने से कोई फ़ायदा नहीं। तो वाटर से रिलेटेड जब भी कोई इश्यू रहता है तो वो 262 के अंदर देखा जाता है। लेकिन अगर ऐसे नॉर्मल कुछ इश्यू रहा तो वो 263 के तहत देखा जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत क्रिटिकल पॉइंट है और जो है सो याद रखने वाला पॉइंट है। 262 में वाटर रिलेटेड किसके किसके, स्टेट एंड सेंट्रल स्टेट, और 263 में काउंसिल यानी कि मीटिंग वगैरह कोई भी प्रॉब्लम को लेकर के किसके किसके, स्टेट सेंट्रल स्टेट के बीच में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। मोस्ट वेदर phenomena occurs in the stratosphere. Evaluate this statement regarding atmospheric layer। तो एटमॉस्फेरिक लेयर्स के तहत इसको देखना है। सबसे पहला जो बोल रहा है कि मोस्ट वेदर फिनोमेना अकर्स इन स्ट्रेटोस्फेयर, बोल रहा है कि स्ट्रेटोस्फेयर का जो लेयर है, अर्थ के ऊपर जो स्ट्रेटोस्फेयर का लेयर है, ठीक है, इसमें जो है सो जैसे बिजली वगैरह इसी में कड़कता है, क्लाउड वगैरह इसी में फॉर्म होता है, बारिश वगैरह इसी से होता है। तो ये पहला वाला ऑप्शन कह रहा है, मतलब स्ट्रेटोस्फेयर वाला लेयर में होता है कि नहीं होता है ये बाद में जानेंगे। द ओजोन लेयर इज प्राइमरली फाउंड इन ट्रोपोस्फेयर, बोल रहा है कि ओजोन लेयर ट्रोपोस्फेयर में फाउंड होता है। ठीक है, ओजोन लेयर आपको पता होगा जो कि यूवी रेडिएशन को हम लोग के अर्थ में नहीं आने देता है, और कम से कम आने देता है ताकि वो जो भी हार्मफुल रेडिएशन है उसको छांट देता है बेसिकली, नहीं तो फिर हम लोग का स्किन सब जल के ख़त्म हो जाएगा। तो बोल रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसमें जो स्टेटमेंट 1 है वो इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है, वो इसलिए क्योंकि जो ट्रोपोस्फेयर यानी अर्थ जो है उसके ऊपर जो ट्रोपोस्फेयर का जो लेयर रहता है उसमें एक्चुअल में ये सारा चीज़ फॉर्म होता है। यानी क्लाउड भी यहाँ पे फॉर्म होगा, बादल भी यहाँ पे फॉर्म होगा, ठीक है, बारिश भी यहीं से होगा, बर्फ भी वगैरह भी यहीं से गिरेगा, स्टॉर्म जो भी होना है, तूफान उफान ये सब सब यहीं से होगा। ठीक है, इसके ऊपर जो लेयर होता है वो होता है स्ट्रेटोस्फेयर का। स्ट्रेटोस्फेयर में यहाँ पे हवाई जहाज वगैरह इसी में उड़ता है क्योंकि ये सूखा होता है और इजीली उड़ सकता है। अगर यहाँ पे उड़ेगा तो फिर हो सकता है कि एक्सीडेंट होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहेगा, इसलिए इसके इस लेयर के ऊपर उड़ता है वो। ठीक है, तो जो हम लोग का अच्छा यहाँ पे जो है सो ट्रोपोस्फेयर में ओजोन लेयर फाउंड होता है, तो ऑप्शन बी जो है सो हम लोग का बिल्कुल करेक्ट है। तो स्टेटमेंट 2 ओनली करेक्ट इज स्टेटमेंट 2 ओनली, तो ऑप्शन बी सही होगा। अब हम लोग इसमें देख लेते हैं कि
अच्छा सॉरी, ये जो ओज़ोन लेयर है हम लोग का ट्रोपोस्फेयर में नहीं बल्कि स्ट्रेटोस्फेयर में लोकेटेड होता है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है? यानी कि इसका जो सही आंसर वो होगा वो डी होगा, ये भी नहीं होगा, डी होगा। नाइदर वन, ना तो एक सही है ना तो दो सही है, ठीक है? तो ओज़ोन लेयर प्राइमरी फाउंड इन ट्रोपोस्फेयर, तो ट्रोपोस्फेयर में नहीं ओज़ोन लेयर फाउंड होता, ओज़ोन लेयर यहाँ पे फाउंड होता है। अब इसमें थोड़ा सा एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है? सबसे पहले आता है ट्रोपोस्फेयर, ठीक है? तो ट्रोपोस्फेयर, फिर आता है स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, फिर आता है मेसोस्फेयर, फिर आता है थर्मोस्फेयर। मतलब ये ऊपर ऊपर चलते जाता है, ठीक है? यानी ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, ऐसा। उसके बाद एक्सोस्फेयर। तो इसका एक ट्रिक है कि ट्रस्ट स्मार्ट मैन टू एक्सप्लेन, ठीक है? बेसिकली यानी कि मेरे ऊपर भरोसा करो कि हम सही से एक्सप्लेन कर रहे हैं सब चीज़, ठीक है? बस यही वाला क्वेश्चन में थोड़ा सा एक पॉइंट गलती हो गया जहाँ पे हम ट्रिक बता रहे हैं, नहीं तो बाकी सब में बिल्कुल सही से एक्सप्लेन किए। सिर्फ एक क्वेश्चन का एक लाइन में दिक्कत हो गया। Which of the following best describes the contribution of अन्नमाचार्य टू इंडियन डिवोशनल म्यूजिक? ठीक है, तो इसमें बोल रहा है कि इनमें से कौन सा सबसे बढ़िया से डिस्क्राइब करता है, बताता है अन्नमाचार्य जो थे उनके डिवोशनल म्यूजिक को, इंडियन डिवोशनल म्यूजिक, ठीक है? सबसे पहला जो है ये कहता है कि कंपोज्ड संस्कृत हाइम्स ऑन कास्ट रिचुअल्स, यानी कि कास्ट रिचुअल के अकॉर्डिंग संस्कृत के भजनों को गाया गया था, या कह सकते हैं कि लिखा गया था, ये कह सकते हैं। दूसरा बोल रहा है कि रोट ओवर 32,000 सॉन्ग्स प्रमोटिंग डिवोशन एंड इक्वालिटी, यानी कि इन्होंने 32,000 गाने लिखे थे, ठीक है, क्लासिकल म्यूजिक टाइप में, जो कि बराबरी को दर्शाता है या प्रमोट करता है कि भाई बराबर सबको रहना चाहिए और भक्ति जो है सो भक्ति करनी चाहिए। ऑप्शन सी कहता है रेस्ट्रिक्टेड सॉन्ग्स टू टेम्पल्स, यानी इन्होंने जो भी गाया या फिर जो गाने थे उनको सिर्फ और सिर्फ मंदिरों में ही बजने दिया, उसके बाहर कोई नहीं बजा सकता है, सिंपल सी बात है, ठीक है? ये कह रहा है। ऑप्शन डी कह रहा है फोकस्ड ओनली ऑन मेलोडी, यानी कि इन्होंने सिर्फ मेलोडी पे फोकस किया, यानी पूरा गाना नहीं बनाया, सिर्फ उसके धुन बनाया, बेसिकली ये कह रहा है, ठीक है? राग रंग पर ध्यान केंद्रित। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी, ठीक है? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने कास्ट रिचुअल के हिसाब से नहीं बनाया, ठीक है? इन्होंने इक्वालिटी और डिवोशंस पे मेन फोकस किया और लगभग 32,000 गाने लिखे, लेकिन 32,000 गाने जो लिखे उसमें से 14,000 से लेकर के 15,000 गाने तक का ही हम लोगों के पास रिकॉर्ड है एक्चुअल में, ठीक है? पूरा 32,000 के 32,000 का रिकॉर्ड नहीं है, बहुत सारा खो गया है क्योंकि कॉपर प्लेट्स वगैरह में लिखा हुआ था तो वो नहीं मिल रहा है, ठीक है? तो हम लोग के पास इतना का रिकॉर्ड है, बाकी का नहीं है। उसके बाद सिर्फ मंदिरों में इन्होंने नहीं बोला कि भाई ये आम लोग भी बजा सकते हैं, आम लोग भी इसको यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और सिर्फ इन्होंने मेलोडी पे फोकस नहीं किया था बल्कि पूरा का पूरा ही गाना इन्होंने लिखा था, ठीक है? तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन, इसका आंसर बी हो जाएगा।